सब्सक्राइब। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मज़े में होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 14 to 17 सेंचुरी पोइट्री की बुक का यूनिट 1, मतलब जेफरी चौसर का जो द जर्नल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। सो बेसिकली मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, ये इसका दूसरा पार्ट है। मैंने आपका ये जो जेफरी चौसर का ये जो जर्नल प्रोलॉग है, इसका जो इंट्रोडक्शन है और चौसर की लाइफ और उसके वर्क और चौसर जब इंग्लैंड में थे और जो जर्नल प्रोलॉग का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक सारी चीज़ें वो मैंने पहले ही आपको पहली वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। पहले वो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ सके। सो बेसिकली आज के इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे। मतलब पहले बिगनिंग जो कैंटरबरी टेल्स की मतलब जर्नल प्रोलॉग की थी वो, और उसके बाद पिलग्रिम्स के बारे में जानेंगे हम, कौन कौन से पिलग्रिम्स थे और उनके बारे में क्या, उनका रहन सहन, पहनना, सब कुछ चीज़ें। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें, ठीक है। क्योंकि मैं आपकी बी ऑनर्स इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सो ना हम स्टार्ट करते हैं अपनी बिगनिंग से। यहाँ पर इसकी पहले ओपनिंग लाइन्स दी गई हैं कुछ। तो ये जो ओपनिंग लाइन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो चौसर हैं वो अपने जो इनकी इंग्लिश है वो उनकी मिडल इंग्लिश है, मतलब कि हमारी जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है वो मिडल इंग्लिश, ठीक है। तो उसके अंदर वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे जो अब हम यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनका जो टेक्स्ट है थोड़ा समझने में दिक्कत आती है। यहाँ पर जो लाइंस लिखी हुई हैं लाइन 1 से लेके 18 तक, वो व्हेन दैट अप्रैल विथ हिज शावर, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स और स्पेलिंग्स का भी डिफरेंस है, जो मतलब हमारे जो आज की जो इंग्लिश है उससे डिफरेंस है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको इसके अंदर जो वो बोलना चाहते हैं वो समझाऊंगी, उसके ऊपर फिर हम ऊपर से मतलब उसकी क्रिटिकल कमेंट से पूरा अच्छे से समझेंगे कि वो एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं और क्या क्या कहा है उन्होंने। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ओपनिंग लाइन से। So when April with its sweet shower has raised the drought of the March to the root and every vein of the plant in such liquid or sap that has the power to bring about the flowering of the plants. When the west wind also with its sweet breath has in the every wood and field breathed life into the young plant, and the young sun has run half its course in the zodiac sign of the Aries, and the small birds are making melodies. तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जब अप्रैल का महीना आता है तो वो अपने साथ बारिश लाती है। तो बेसिकली यहाँ पर स्प्रिंग टाइम की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है कि जब मतलब मार्च में जो सूखा पड़ा होता है, जिसकी वजह से जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो सूखी पड़ जाती हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी मतलब जब बारिश आएगी अप्रैल में, तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी पानी जाएगा, तो उनकी जो रूट्स हैं और जो प्लांट्स के जो विंग्स हैं उनके वो लिक्विड से भर जाएंगी, ठीक है। जिसकी वजह से उन्हें एक पावर मिलेगी फ्लावर्स को खिलाने की। और वेस्ट की तरफ से जब विंड आएगी तो मतलब कि वेस्ट की तरफ से जब हवाएं चलेंगी तो सारे जंगल वगैरह और जो प्लांट्स हैं उनके अंदर एक तरीके से जान आ जाएगी। मतलब इस तरीके से कहना चाहते हैं, मतलब जब स्प्रिंग टाइम होता है तो ये सब होने लगता है। जैसे कि इसमें कहा है कि जो स्मॉल बर्ड्स हैं वो मेकिंग मेलोडी, मतलब कि चहचहाने लगेंगी, और जो पूरा नेचर है मतलब पूरी तरीके से अच्छे से खिल उठेगा। तो उस टाइम पे जो लोग हैं वो निकलते हैं, उनके मन में ये इच्छा जागती है कि वो लोग तीर्थ यात्रा पर जाएं। तो बेसिकली हमारी ये जो कहानी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है कि जो हमारा जो नरेटर है मतलब कि चौसर, वो बेसिकली एक पिलग्रिमेज पे जाता है, मतलब कि तीर्थ यात्रा पे जाता है 20 लोग, ठीक है, कुछ लोगों के साथ मतलब ग्रुप्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले इसके अंदर स्टार्टिंग में मौसम के बारे में बताया गया कि इस मौसम में जो लोग हैं वो ज़्यादातर पिलग्रिमेज के लिए निकलते हैं। तो इसी टाइम के अंदर भी मतलब जो कहानी स्टार्ट होती है वो इसी टाइम से स्टार्ट होती है, अप्रैल के महीने से, कि लोग
पिलग्रिमेज जाना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली जो इंग्लैंड के अंदर जो लोग हैं वो लोग अपनी मतलब जगहों से कैंटरबरी के लिए निकलते हैं। कैंटरबरी उनका एक तीर्थ स्थल है, मतलब कि बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि वो लोग कैंटरबरी क्यों जाते हैं, तो वहाँ पर जो सेंट थॉमस बेकेट हैं उनकी श्राइन है, ठीक है। मतलब एक वो शहीद थे जिन्होंने उन लोगों की मदद करी थी उस टाइम पे जिस टाइम लोग बीमार थे। इसकी वजह से वहाँ पर जो उनकी श्राइन बनाई गई है तो उसे एक पवित्र जगह मानी जाती है, एक पवित्र पिलग्रिमेज माना जाता है। इंग्लैंड के लोगों का ये ऐसा मानना है, ठीक है। इसलिए लोग उस टाइम पे मतलब स्प्रिंग के टाइम पे जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है कैंटरबरी टेल्स वाली, तो यही हमारा जो नरेटर है यही चीज़ बता रहा है कि लोग इस टाइम पे जाना स्टार्ट करते हैं पिलग्रिमेज, मतलब प्लानिंग बनाते हैं कि हम कैंटरबरी जाएंगे, ठीक है ना। अगर हम इसके क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ें तो हमें यही पता चलता है कि जो चौसर हैं उन्होंने ये जो पूरी स्टोरी है इसको अच्छी तरीके से दिखाने के लिए, मतलब समझाने के लिए ये पूरा सीन सेट करा है कि स्प्रिंग का टाइम है, मंथ ऑफ अप्रैल, तो लोग इस टाइम पे जाना स्टार्ट करते हैं। मतलब लोगों के मन में ये चीज़ डेवलप होती है कि हम लोग जाएं, घूमें, मतलब जो पिलग्रिमेज है वहाँ जाएं, देखें, ठीक है। सो वही चीज़ के अंदर बताई गई है। स्प्रिंग के टाइम पे जो नेचर फील करता है, मतलब फूल खिलते हैं इस टाइम पे, और जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहाती हैं, और जो ह्यूमन बीइंग्स है वो जाना चाहते हैं नई नई जगह, मतलब बाय स्पिरिचुअल फीलिंग। सो ये सारी चीज़ें हमें पूरा समझ आ गया है कि स्प्रिंग का टाइम है, अप्रैल का महीना है। इस टाइम पे हमारा ये जो पूरा सीन सेटअप करा है हमारे नरेटर ने, मतलब चौसर ने, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। तो अब हमारा नरेटर एंटर करता है और ये कुछ 19 से 34 लाइन्स बोलते हैं, ठीक है। वी फील दैट इन दैट सीजन एंड डे। तो मैं आपको डायरेक्टली ये समझा देती हूँ क्या बोलना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारी कहानी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर हमें बताता है कि एक रात ऐसा हुआ कि जब वो साउथवर्क में टेडवर्ड में लेटा हुआ था, मतलब उन्होंने जगह बता दी है, वो साउथवर्क में एक टेडवर्ड नाम की कोई जगह है, वहाँ पर लेटे हुए हैं और बहुत ही भक्ति भावना के साथ कैंटरबरी की जो पिलग्रिमेज है उस पर जाने के लिए तैयार थे। वो उसी रात लगभग 29 लोग उस होटल में आए जिस होटल में वो रुके हुए थे। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है जो बता रहा है हमें ये कहानी। तो उस रात क्या हुआ कि आप इसे एक बाय चांस ही मान सकते हैं कि एक ही ग्रुप में इतने अलग अलग लोग थे, ठीक है। मतलब एक साथ एक ग्रुप में इकट्ठे हुए थे और वो सारे ही पिलग्रिम्स थे, ठीक है, मतलब तीर्थ यात्री थे। और वो अगली सुबह कैंटरबरी जाने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब होटल में वो लोग आज रात के लिए रुक रहे हैं और अगली सुबह वो कैंटरबरी जाने के लिए तैयार थे। इनके बेडरूम और जो स्टेबल था, मतलब कि अस्तबल कह सकते हैं, वो काफ़ी बड़े और कंफर्टेबल थे और उन सभी को बेहतरीन तरीके से ठहराया गया था वहाँ पर। थोड़ी देर बाद जब सूरज ढल गया तो जो हमारे स्पीकर हैं, मतलब जो हमें बता रहे हैं, हमें बताते हैं कि वहाँ उनमें से हर एक से बात करने में वो सक्सेसफुल रहे, मतलब कि वो सबसे अच्छी तरीके से बात कर सके। मतलब एक तरीके से कहें तो हम कह सकते हैं जो हमारे फर्स्ट पर्सन हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो स्पीकर हैं वो काफ़ी मिलनसार हैं। मतलब उन्होंने बहुत जल्दी अच्छी बॉन्डिंग बना ली उन लोगों से और काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर ली, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो भी उनके ग्रुप का हिस्सा बन गए, ठीक है। मतलब ये जो ग्रुप पूरा जा रहा था कैंटरबरी के लिए वो भी उसी के अंदर शामिल हो गए और उन्होंने मतलब वो जो 29 लोगों का जो ग्रुप है उन्होंने ये प्लान बना रखा था कि हम कल सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, और अपने रास्ते पर निकल पड़ेंगे। मतलब कैंटरबरी जाने के लिए जल्दी उठेंगे वो लोग सुबह और जल्दी से निकल पड़ेंगे। नाउ बात करते हैं इसके क्रिटिकल कमेंट्स की। तो बेसिकली ये जो हमने कुछ लाइंस पढ़ी हैं, लाइंस ये जो दे रखी हैं, मतलब अभी जो समझाया है मैंने आपको, इसके अंदर हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले तो ये पता चला है कि हमसे नरेटर ने खुद को इंट्रोड्यूस करा दिया है और हम ये भी जानते हैं ये जो पूरा इवेंट चल रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमारे नरेटर ही हैं, ठीक है, मतलब हमारे चौसर। तो चौसर इसके अंदर इस तरीके से बने हुए हैं कि वो एक पोएट नहीं है, वो भी इसी ये जो ग्रुप है इसी का पार्ट है। उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो एक भोले भाले मासूम से, मतलब कि एक तीर्थ यात्री हैं, ठीक है, जो कि जा रहे थे इन लोगों के साथ, मतलब ये जो पूरा ग्रुप था इन लोगों के साथ, ठीक है। सो बेसिकली हमें इसके अंदर ये पता चलता है जो नरेटर है वो काफ़ी सोशलेबल है पर्सन है, मतलब मिलनसार इंसान है, क्योंकि उसने एक ही रात के अंदर
उन सब के साथ मतलब मेल जोल कर लिया और उनके ग्रुप के अंदर शामिल हो गया। ठीक है, सो ये क्लियर है हमें। अब वो बेसिकली हमें इसके अंदर एग्जैक्ट लोकेशन बता दी गई है कि उन लोगों ने अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की है कैंटरबरी जाने के लिए। तो वो हमने ये जान लिया है कि उन्होंने स्टार्ट करी है साउथ वर्क से। ठीक है, तो वो लोग साउथ वर्क से जा रहे हैं। बेसिकली ये जो साउथ वर्क है ये लंदन के अंदर ही एक जगह है जो कि साउथ ऑफ लंदन ब्रिज के पास है। ठीक है, ऑन रिवर थेम्स। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है वो हम जानते हैं, कैंटरबरी। मतलब स्टार्ट इन्होंने साउथ वर्क से किया है और इन्हें जाना है कैंटरबरी तक। ओके, सो चौसर ने इसे काफ़ी अलग स्टाइल में पेश किया है, मतलब कि पूरे अच्छी तरीके से समझाया है ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, और जो लिसनर्स हैं और रीडर्स हैं उन्हें भी अच्छे से समझ आ सके और बिल्कुल असली ऐसा लगे, ये नहीं है कि कुछ बनावटी लगे। उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से पेश किया है इसे। नाउ हम आगे देखते हैं क्या बताते हैं ये। आगे नरेटर कंटिन्यू करता है। तो जो हमारा नरेटर है वो ये बात कहता है कि जब तक उसके पास टाइम है और स्पेस है, तो इससे पहले वो आगे की कहानी बताए उससे पहले वो हमें पिलग्रिम्स के बारे में बताना चाहता है। मतलब पिलग्रिम्स को अच्छे से डिस्क्राइब करेगा वो। ठीक है, और उससे ये हमें पता चलेगा कि जो नरेटर है वो उनके बारे में मतलब क्या सोचता है, उन्हें कैसे मतलब कैसे लोग लगे वो, और वो लोग कौन थे और उनका सोशल रैंक क्या था, वो कैसे ड्रेसअप करते थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को जानने के लिए उसने सबसे पहले जो शुरुआत की वो नाइट से की। मतलब उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हम सबसे पहले नाइट के बारे में बताएंगे। ठीक है, ओके, सो पिलग्रिम्स क्या था, ये 29 लोगों का एक ग्रुप था। ठीक है, तो चौसर मतलब हमारे 29 तो ये लोग थे, बट चौसर सिर्फ 21 को ही डिस्क्राइब करते हैं, जिनमें से 5 तो ग्लिट्समैन बताए। ठीक है, उनमें से सिर्फ 4 को डिस्क्राइब करते हैं, अगर 5 जब होते हैं जब हम चौसर को भी गिनते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बेसिकली जो चौसर हैं उनको सिर्फ मतलब ये जो जितने भी लोग हैं इनको मेंशन करते हैं, इनको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मैं सिंपली कहूँ तो पिलग्रिम्स, ये जो जितने भी पिलग्रिम्स हैं जो हमारे चौसर हैं, उन्होंने इन्हें किसी भी रैंक या डिग्री के बेसिस पे अलग अलग नहीं करा, मतलब बांटा नहीं है। ठीक है, कि ये इस रैंक के हैं, ये इस डिग्री के हैं, या फिर कुछ भी ऐसे इस तरीके से नहीं करा है। ठीक है, सिर्फ उन्होंने बताया है इनके बारे में, और उन्होंने इसलिए सबसे पहले नाइट को चुना है कि नाइट के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में जो उसके जो बेटे हैं स्क्वायर और उसके जो अटेंडेंट है ह्यूमन, उनके बारे में बताएंगे। बेसिकली जो हमारा मुरिल बोडेन कमेंट्री ऑन द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, वो रेफर करता है कि एनालाइज करें हम ईच पिलग्रिम को। ठीक है, अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो आप जो बुक रेफ़र करी जाती हैं, मतलब कि डिटेल रेफरेंस जो दी गई है बुक के अंदर, उन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, सजेस्टेड है वो। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दे रखा है नाइट के बारे में चौसर ने। सो बेसिकली चौसर ने ये जो पोर्ट्रेट है इसको इस तरीके से सेट करा है पूरा। चौसर हमें बताते हैं कि जो नाइट है ये एक वर्दी मैन है। तो वर्दी मैन इसलिए कहा है, मतलब वर्दी मैन का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि ये बताया है कि जो नाइट है ये एक शूरवीर था, जो एक योग्य व्यक्ति होता है। ठीक है, तो उस समय पे इसे वीरता और सत्य और जो हॉनर है, फ्रीडम है, ठीक है, कोर्टसी, तो इन सब चीज़ों से प्यार था। मतलब वो एक तरीके से कह सकते हैं तो काफ़ी शूरवीर था ये। ठीक है, वर्दी मैन इसलिए कहा गया है इसे। और बेसिकली इसके बारे में बताया है कि इसने उस टाइम पे अपने टाइम पे बहुत युद्ध लड़े। ठीक है, और अपने आप को काफ़ी अच्छा साबित करा और ख़ुद को योग्य साबित किया था उस टाइम पे इसने। और ऐसे मतलब दूर दूर के जगहों पर इसने युद्ध लड़े थे जहाँ कोई भी व्यक्ति उससे आगे नहीं आया था। मतलब कि वो ऐसा इंसान था जिससे कोई जीत नहीं पा रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा वर्दी मैन था ये जो नाइट थे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम उसकी अचीवमेंट्स की बात करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है इसके जो अचीवमेंट्स हैं उनकी। ठीक है, तो चौसर बताते हैं जो नाइट है इसने क्रिश्चियन और एज वेल एज हेटन लैंड दोनों पर मतलब जीत हासिल की है, और उसी से हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा वर्दी था। और इस ये जो इसकी वर्दीनेस है इसकी वजह से इसे सम्मानित भी करा गया था।
और साथ ही साथ चौसर हमें ये भी बताते हैं कि नाइट वर्दी के साथ साथ इंटेलिजेंट भी था, मतलब योग्य और बुद्धिमान दोनों था ये उस टाइम पे। और इसका जो मैनर था, मतलब कि जो बिहेवियर था वो सबके साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब ये इस तरीके से कह सकते हैं ये अपनी ज़िंदगी में किसी से भी कभी भी रूड वे में बात नहीं की इसने, मतलब बहुत ही समझदार और मतलब एक अच्छी तरीके से बिहेव करने वाला इंसान था ये, ठीक है। और परफेक्ट जेंटल नाइट था। बट चौसर ने बताया है कि अगर हम इसके कपड़ों की बात करें तो इसके कपड़े मतलब इसके घोड़े के कपड़े इससे ज़्यादा अच्छे होंगे, ये कह सकते हैं। मतलब इसको ज़्यादा अपने ड्रेसिंग सेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। इसने जो पहन रखा था मोटे से कपड़े थे और उनके ऊपर कुछ निशान लगे हुए थे, जो कि इस वजह से लगे हुए थे क्योंकि उस टाइम पे ये अपना जो युद्ध है वो लड़के आया था, मतलब कहीं से ये युद्ध लड़के आया था, तो डायरेक्टली ये पिलग्रिमेज के लिए निकल गया था, इस वजह से उन कपड़ों पर निशान लगे हुए थे, ठीक है। तो मतलब उसके पास टाइम नहीं था, लेट हो रहा था, इस वजह से वो डायरेक्टली पिलग्रिमेज के लिए निकल गया वहाँ से, अपना जो भी उसका लड़ाई वगैरह हुई उसके बाद। सो इसका जो क्रिटिकल कमेंट है उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि इनका जो पूरा पिलग्रिम का जो ग्रुप है उसमें जो नाइट का जो जगह है, नाइट की सबसे मतलब हाईएस्ट सोशल स्टेटस है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ये फर्स्ट मेंबर ऑफ मिलिट्री ग्रुप है इन दी प्रोलॉग। और बेसिकली ये जो प्रोफेशनली सोल्जर है जो कि रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड ऑफ स्लेवरी, मतलब कि बहादुरी को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो चौसर है, मतलब जो नरेटर है हमारे, उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि मतलब बेसिकली हमें ये बताया है कि ये बहुत ही योग्य व्यक्ति है, मतलब हर चीज़ को मतलब अच्छी तरीके से किस तरीके से मैनेज करना है। और इसने आज तक मतलब सारी लड़ाइयाँ जीती हैं और बहुत ही शूरवीर टाइप ये जो नाइट है ये है, ठीक है। इसके बारे में ऐसा बताया है हमें बेसिकली चौसर ने। और अगर हम इसकी बात करें, इसके जो कपड़े हैं, कपड़ों के बारे में तो यही बताया कि काफ़ी सिंपल क्लोथिंग थी इसकी, ओके। सो हमने नाइट के बारे में तो जान लिया है, अब हम नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जानते हैं जो है स्क्वायर। सो बेसिकली स्क्वायर के बारे में बात करते हैं अब हम। तो आगे बढ़ते हैं हम चौसर की गैलरी में दूसरा पोर्ट्रेट, मतलब कि स्क्वायर का। तो चौसर हमें बताते हैं कि नाइट के साथ उसका छोटा बेटा भी था स्क्वायर, जो एक लवर और जिंदा दिल कुंवारा था, ठीक है। मतलब अगर हम कहें बेसिकली तो एक यंग लड़का कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। उसकी जो सबसे मेन नोटिस करी थी चौसर ने बात, वो ये बात नोटिस की थी कि जो स्क्वायर है उसके बाल इतने बढ़िया, मतलब इतने परफेक्ट तरीके से कर्ल हो रखे थे कि जो हमारे चौसर है उन्हें ये लग रहा था कि जो इसके बाल हैं वो जो कर्लर मशीन होती है उसके नीचे प्रेस कर दी है, मतलब कि इस तरीके से पूरे परफेक्टली कर्ल हो रखे थे उसके बाल। और चौसर अनुमान लगाते हैं इस बात का कि उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। और हाइट की बात करें तो हाइट मीडियम थी उसकी, और वंडरफुली एजाइल और ग्रेट स्ट्रेंथ थी, मतलब कि वो बहुत फुर्तीला और बहुत ही ताकतवर था। और चौसर हमें ये भी बताते हैं कि वो कुछ समय के लिए क्लैवरी एक्सपीडिशन के लिए वो फ्लैंडर्स में गया था, इन आर्टोइस एंड इन फिक्सर्डी, मतलब इन जगहों पर गया था वो, ठीक है, क्लैवरी एक्सपीडिशन के लिए। और उस छोटे से टाइम में ही उसने खुद को इस तरीके से कंडक्ट करा, मतलब कि इस तरीके से उसने अपने आप को बना के रखा कि इस होप में कि दैट ही वुड स्टैंड दीज लेडीज़ गुड रेस, मतलब कि अपनी जो उसकी वाइफ होगी उसकी नज़रों में वो एकदम अच्छा बना रहा है, ठीक है। और चौसर ने हमें ये भी बताया कि जो स्क्वायर की शक्ल सूरत के बारे में एक और चीज़ बताते हुए, ठीक है, एक चीज़ पे और नोटिस करते हुए ये बताया कि जो स्क्वायर है उसका जो कोट था, मतलब जो उसने कोट पहन रखा था वो उस पर एक तरीके की कढ़ाई हो रखी थी, मतलब कि उसके कोट पर इस तरह कढ़ाई की गई थी कि जैसे कि वह एक मतलब घास का मैदान हो जो ताज़े फूलों से भरा हो, सफ़ेद और लाल, मतलब इस तरीके से उसका पूरा जो कढ़ाई की गई थी उसके कोट के ऊपर। और वो पूरा दिन सिंगिंग करता था और बांसुरी बजाता था और एकदम फ्रेश मूड में रहता था, जैसे कि मई रहता है, मतलब मंथ ऑफ मई जो एकदम पूरा फ्रेश रहता है, उसी तरीके से वो पूरा टाइम एकदम फुर्ती में और एकदम फ्रेश रहता था। इसके बाद चौसर हमें उसके गाउन के बारे में बताते हैं जो कि शॉर्ट और
लॉन्ग और वाइट स्लीव्स के साथ लटका हुआ था, मतलब ये उसकी गाउन के ऊपर लॉन्ग और वाइट स्लीव्स लटकी हुई थी, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताया कि उसे घोड़े पर बैठना भी आता था और घोड़े की अच्छे से राइड करनी भी आती थी। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि उसे गाने बनाने भी आते थे और साथ ही साथ उसे घुड़सवारी और डांस के साथ साथ ड्रॉ करना और राइड करना भी आता था। वो इतना ज़्यादा जुनूनी था, मतलब कि रात में वो एक नाइट एंगल से ज़्यादा नहीं सोता था, ठीक है। और साथ ही साथ वो कोटियस और हम्बल था और उसके अंदर एक विलिंग थी, मतलब सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था वो। और अपने फादर के सामने जो मतलब टेबल थी उस पर कर्व्ड मतलब नक्काशी भी करता था, ठीक है। तो चौसर ने हमें ये सब बताया है स्क्वायर के बारे में। नाउ हम नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे योमेन के बारे में। योमेन बेसिकली कौन था? योमेन जो था वो नाइट के साथ ही आया था। अगर हम बात करें बेसिकली नाइट के साथ कोई भी सर्वेंट नहीं आया था, योमेन ही आया था, जो कि अगर एक तरीके से कहें तो योमेन सर्विस दे रहा था नाइट को, मतलब कि एक तरीके से उसकी सेवा ही कर रहा था, ठीक है। और उस टाइम नाइट के साथ उसका बेटा और योमेन था, ठीक है, इतना समझ आ गया। दैन अगर हम बात करें जो चौसर ने हमें बताया है योमेन के क्लोथ्स के बारे में, तो उसने एक कोट और हुड पहन रखा था ग्रीन कलर का, और उसने अपनी बेल्ट के नीचे मोर के जो तीर होते हैं उनके मतलब मोरों के तीरों को एक बंडल बनाकर उसने अपनी बेल्ट में अच्छी तरीके से लगा रखा था। और साथ ही साथ चौसर ये भी बताते हैं कि उसे अच्छी तरीके से अपने इक्विपमेंट्स का ध्यान रखना आता था। और साथ ही साथ हमें चौसर ये भी बताते थे कि उसका मतलब निशाना इतना ज़्यादा पक्का था कि उसके पंख झुके हुए थे, उसके बावजूद भी उसके बाद भी उसके जो निशाना था वो कभी भी चूकता नहीं था। उसके हाथ में एक पावरफुल वो था, मतलब कि धनुष था, ठीक। अगर हम उसके चेहरे की बात करें, बाल वगैरह की, तो उसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे और उसके फेस का रंग ब्राउन था, ठीक है। और अगर हम बात करें अगर आगे जो हमारे चौसर हैं वो बताते हैं कि उसे वुड क्राफ्ट का काम भी आता था, मतलब वो जानता था किस तरीके से वुड क्राफ्ट करी जाती है, ठीक है, उसके अंदर ये स्किल्स थी। और आगे और अगर हम बात करें तो चौसर हमें बताते हैं कि उसने अपनी आर्म्स पर उसने धनुष की जो डोरी होती है उससे अपनी आर्म को बचाने के लिए एक ब्रेसर मतलब कि एक आर्म गार्ड पहना हुआ था, और एक तरफ उसकी तलवार लटकी हुई थी और ढाल रखी थी, ठीक है। और दूसरी तरफ उसने एक सुंदर सी ऑर्नामेंटेड शार्प एक पॉइंटेड स्पेयर रख रखी थी, मतलब एक सुंदर सा खंजर रख रखा था। अपनी ब्रेस्ट को कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्राइट सा सिल्वर मेडल लगा रखा था, ठीक है, जो कि सेंट क्रिस्टोफर को रिप्रेजेंट कर रहा था। मतलब जो ब्राइट सा सिल्वर मेडल लगा रखा था वो सेंट क्रिस्टोफर को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। और साथ ही साथ उसने एक साथ में सींग रख रखा था, और उसका जो मतलब उसके कंधे पर एक ग्रीन कलर का स्ट्रैप था, ठीक है। और मतलब कि चौसर का मानना ये है कि वो एक फॉरेस्टर था, मतलब जो जंगल में रहने वाले होते हैं वो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा योमेन की बात। नाउ हम नेक्स्ट पिलग्रिम की बात कर लेते हैं अब। सो नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने प्रायोरिस की, ठीक है। प्रायोरिस का मतलब बेसिकली पुरोहित होता है हिंदी में। तो बेसिकली अगर बात करें तो चौसर हमें इसमें एक नन के बारे में बताते हैं, जो प्रायर उन्होंने ये जो वर्ड यूज़ करा है, ठीक है, इसमें प्रायोरिस में नन के बारे में बताया गया है, चौसर ने बताया है। तो बेसिकली इन्होंने बताया कि ये बहुत ही सिंपल और मॉडेस्ट लेडी थी जिनका नाम मैडम एग्लेटाइन था, ठीक है। तो चौसर बताते हैं कि ये अपनी नाक से बहुत सुंदर तरीके से जो डिवाइन सर्विसेज होती हैं उन्हें गाती थी। और साथ ही साथ हमारे जो चौसर हैं वो ये भी बताते हैं इनके बारे में कि इन्हें अच्छी तरीके से फ्रेंच बोलनी भी आती थी, और मतलब कि ये जो स्कूल था वो में स्ट्रैटफोर्ड वहाँ पर पढ़ती थी, लेकिन जो पेरिस के अंदर जो फ्रेंच बोली जाती थी वो उससे फैमिलियर नहीं थी। और साथ ही साथ जो चौसर हैं वो ये भी बताते हैं कि वो जब भी खाना खाती थी, मतलब कि खाना खाने के टाइम पे जब भी बैठती थी वो, तो उस समय वो खुद को अच्छी तरीके से मतलब वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करती थी, क्योंकि उसके पास बहुत अच्छे जो टेबल मैनर्स होते हैं वो थे, मतलब किस तरीके से खाना है, और मतलब खाने की एक बूंद को भी वो नीचे नहीं गिरने देती थी, मतलब इतनी सफाई से इतने साफ़ सुथरे तरीके से वो खाती थी। मतलब एक मतलब खाने का जो एक तरीका होता है कि एक भी बाइट बाहर ना निकले, और मतलब
प्लेट के अंदर एक भी दाना ना बचे, एकदम साफ़ अच्छी तरीके से वो इस टेबल मैनर के साथ खाती थी। ठीक है, तो उनके अंदर ये बहुत ही अच्छे गुड मैनर्स थे एंड एटिकेट्स थे। ठीक है, जिनकी वजह से वो बहुत ही मतलब एकदम शांत और खुश मिजाज टाइप की थी। और साथ साथ चौसर हमें बताते हैं कि अगर हम उनके जो कॉन्साइंस है और जो सेंसिबिलिटी है उसकी बात करें तो वो इतनी ज़्यादा चैरिटेबल थी और मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपैशनेट, मतलब कह सकते हैं कि अगर वो किसी भी चूहे को भी अगर जाल में फंसे हुए देखती थी या फिर मरे हुए खून से सने हुए देखती थी तो वो उसे भी देखकर उनका रोना निकल जाता था। मतलब वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी। ठीक है, कि हर किसी पर दया आती थी उन्हें, मतलब उनका जो नेचर था वो इस तरीके से था। ठीक है, और उनके पास कुछ छोटे छोटे डॉग्स थे जिन्हें वो रोज़ कुछ मिल्क और रोस्टेड मीट और वाइट ब्रेड खिलाती थी। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर उनमें से कोई एक मर भी जाता था तो उसके बाद या फिर मर जाता था या फिर उन्हें कोई मार के भगा देता था तो उसको देखकर भी उनका रोना निकल जाता था। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी वो, इतना ज़्यादा मतलब फीलिंग्स उनके अंदर थी कि वो किसी के भी साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी। ठीक है, और चौसर बताते हैं कि उनके जो लिप्स थे, मतलब कि लिप्स पर बहुत ही सुंदर ढंग से एक मतलब चुन्नटें बनी हुई थी और उनकी जो नाक थी वो वेल फॉर्म थी और उनकी आंखें ग्रे थी जैसे कि ग्लास होता है उसकी तरह, और उनका माउथ बहुत छोटा सा था, सॉफ्ट सा, रेड सा था। एंड शी ऑल्सो हैड अ फेयर फॉरहेड, मतलब कि उनका बहुत ही गोरा माथा था और एक हाथ जितना चौड़ा माथा था। ठीक है, तो ये बताते हैं हमें चौसर इनके बारे में। ठीक है, और चौसर बताते हैं उसने अपनी जो आर्म्स होती हैं, आर्म्स की चारों ओर जो क्रोल बीड्स होते हैं विथ लार्ज ग्रीन गाडीज़ वो मतलब पहन रखा था। ठीक, और साथ ही साथ उसमें सोने का एक ब्रॉच लटका हुआ था जिस पर ए लेटर लिखा हुआ था। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ था एमोर विंसेट ओमनिया, मतलब कि लव कंक्यूर्स ऑल, मतलब कि प्यार सब पर जीत हासिल कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई हमारी प्रायर्स की। नाउ हम नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। अब तो हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है मॉन्क। मॉन्क के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारी नन थे, नन के साथ ये मॉन्क भी थे। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं मॉन्क के बारे में। तो चौसर हमें बताते हैं ये जो मॉन्क थे ये बहुत ही अच्छे आदमी थे। ठीक है, और इन्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद था वो थी घुड़सवारी। ठीक है, और दूसरा है इनको हंटिंग करना भी बहुत पसंद था, इसलिए वो अवार्ड बनने के लिए क्वालिफाइड थे। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके जो स्टेबल होते थे, मतलब जो अस्तबल होते हैं, उनके अस्तबल में कई बढ़िया बढ़िया घोड़े थे और जब वो सवारी करते थे उन घोड़ों की तो उनकी जो लगाम में जो घंटियाँ बंधी हुई थी तो उनकी आवाज़ आती थी चारों तरफ। ठीक है, मतलब कि जब जिस टाइम पे वो घुड़सवारी करते थे, जो घोड़ों के गले में जो लगाम लगी होती है उसके अंदर जो घंटियाँ होती है, तो जब भी वो घुड़सवारी करते थे तो सबको वो आवाज़ें सुनाई देती थी। ठीक है, उन बेल्स के बजने की। और अगर हम बात करें ये जो मॉन्क थे, इन्होंने जो रूल ऑफ संत थे मेरूस और जो संत बैंकडिट थे उनके रूल्स फॉलो नहीं करे, मतलब उनकी राह पर नहीं चले गए। मॉन्क जो थे इन्होंने जो नया वर्जन था, मतलब कि पुरानी रीति रिवाजों को छोड़कर नए तरीके से जो खुले विचार थे नए, उनको मतलब जो लिबरल कस्टम्स थे उनको अपनाया, उनको फॉलो करते थे वो। ठीक है, सो बेसिकली ये जो थे इनका मानना था कि जो लोग कहते हैं कि जो हंटर्स होते हैं वो होली मैन नहीं होते, मतलब मित्र नहीं होते एक तरीके से, क्योंकि वो हंट करते हैं। ठीक है, इस वजह से। लेकिन उनका मानना ये नहीं था, उनका मानना था कि जो मॉन्क हैं वो हंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका मन पवित्र होता है वो मतलब कि हर तरीके से पवित्र होते हैं। ठीक है, इनका मानना था कि जो लोगों का ग्रुप होता है, एक तरीके से हम सोशल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर से आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी इंसान को इस तरीके से बाहर निकाल दो जैसे पानी में से किसी भी मछली को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये जो उनके विचार थे इनसे एग्री करते थे हमारे जो चौसर हैं नरेटर हमारे। ठीक है, वो इनके जो विचार हैं इनसे एग्री करते थे। तो चलो इसे अच्छे से समझने के लिए इसका क्रिटिकल कमेंट से समझते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इसके अंदर, जब मॉन्क की बात हुई,
जो चौसर ने स्टार्ट की मॉन्क की बात, तो हम सबके मन में क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि मॉन्क कैसा होगा, एक सीरियस अनइंटरेस्टिंग सा रिलीजियस ओल्ड मैन, ठीक है, और जिसने अपने जो मोनेस्ट्री वाले जो ऑर्डर्स होते हैं, जैसे उसके अंदर गरीबी में रहना होता है, आज्ञा का पालन करना होता है, और चेस्टिटी मतलब कि शुद्ध रहने की जीवन भर ये शपथ ली होगी उसने। हम सब ने ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी इससे कुछ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हुआ। मतलब चौसर ने जो इस मॉन्क के बारे में हमें बताया, तो बेसिकली क्या था, वो हमें फैक्ट बताया कि हर चीज़ जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि इस तरीके से होता था, तो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, मतलब अपने अपने विचार होते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीनी है, किस तरीके से करना है सारी चीज़ें। तो ये जो मॉन्क के बारे में चौसर ने हमें बताया है, जिसे घुड़सवारी का शौक़ है, हंटिंग का शौक़ है, और वो पूरा मैनली मैन है जिसे सब कुछ, मतलब वो अपने ब्राउन प्ले फ्रे पे राइड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर हम वैसे बात करें जो मोनेस्ट्री ऑर्डर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हंटिंग क्या है, हंटिंग को अशुद्ध माना जाता है। मतलब कि इसे होली, मतलब जो इंसान हंट करता है तो उसे होली मैन नहीं माना जाता, पवित्र नहीं माना जाता। और जो मॉन्क होते हैं, हमने ये भी सुना है कि वो मतलब गरीबी में रहते हैं, जो उनको मतलब भिक्षा में मिलता है वो उसमें ही गुजारा करते हैं, और किसी भी मतलब जो बाहरी जो संसार का जो सुख वगैरह होता है वो त्याग देते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं, कुछ अपनी पसंद के शौक़ नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये मॉन्क है जिसने मतलब जो मॉन्क भी बना हुआ है वो, और अपने जितने भी शौक़ हैं उसके, वो सारी चीज़ें उसे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मतलब यहाँ पे जो आपने ये सुना था कि वो जब वो राइड करता है तो राइड करते रखते उसकी जो जब वो घोड़े की लगाम खींचता है तो उसमें से घंटियों की आवाज़ आती है। तो वो घंटियों की आवाज़ क्या सिंबलाइज कर रही है, ये बता रही है कि उसे ये चीज़ें करने में कोई शर्म नहीं है, कि वो मॉन्क होकर अपने शौक़ पूरे कर रहा है। तो उसने क्या करा है, बेसिकली हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उनको छोड़कर नए जो लिबरल कस्टम्स हैं, मोर रिलैक्स्ड है, जो उनको फॉलो करा है, जो मॉडर्न टाइम पे है इस टाइम पे, ठीक है। तो वही बताई है जो हमारे चौसर हैं उन्होंने इस मॉन्क के बारे में, कि ये पुराने रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, नए जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो करता है। मतलब कि धार्मिक भी है, और जो इसे करना चाहिए, मतलब पिलग्रिमेज जाना चाहिए, और जो तीर्थ स्थल वगैरह मतलब जहाँ जहाँ जाना चाहिए वो सारी चीज़ें करता है, पूजा पाठ सब करता है। बट ये नहीं है कि अपने मन को मार के रखता है, बिल्कुल ही गरीबी में जी रहा है, इसके कोई शौक़ नहीं है, इसका कोई मन नहीं है कुछ करने का, मतलब इसका जो मन करता है खुल के करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पिलग्रिम चौसर है उसने तो हमारे ये जो मॉन्क है इसे सपोर्ट किया है, इसके लिए मतलब इसकी जो ओपिनियंस है इनको इनके साथ एग्री करा है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब जो पोएट चौसर है, मतलब है तो ये एक ही, बट ये अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। कि एक तो ये सिर्फ जिसमें तीर्थ यात्री है उसके साथ वाले, तो उसमें तो ये उसके साथ पूरा एग्री कर रहे हैं। लेकिन जो पोएट के नज़रिए से है, मतलब जो हमारे जो सोशल रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हंटिंग करना सही नहीं है और ये सारी चीज़ें करनी सही नहीं है मॉन्क बनने के बाद, तो दूसरी तरफ वो उसका मतलब उसको जो ड्यूटीज़ हैं वो भी बता रहे हैं, जो एक्चुअल ड्यूटीज़ हैं मॉन्क की होनी चाहिए वो उसे बता रहे हैं, ठीक। सो नाउ हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है फ्रायर। सो फ्रायर के बारे में बताते हैं चौसर की। जो फ्रायर है ये एक लिमिटेड वेरी सोलमैन टाइप का इंसान है, मतलब कि इसने काफ़ी अपने खर्च पे काफ़ी औरतों की शादी भी कराई है, और ये ज़्यादातर उन जगहों पे जाता है मतलब कि जहाँ पर इसे पता होता है कि इसे काफ़ी अच्छा खासा मतलब दान में पैसे मिल जाएंगे। एंड ही वॉज़ वेरी वेल बिलव्ड एंड गुड टर्म्स विद फ्रैंकलिन्स एवरीवेयर इन हिज कंट्री, ठीक है। और मतलब अगर मैं डायरेक्टली इसके बारे में बताऊँ तो चौसर ने इसके बारे में ये बताया कि जो फ्रायर था ये बेसिकली एक करप्टेड इंसान था, ठीक है। जो फ्रायर का मतलब है तपस्वी। जो उस टाइम पे चर्च में जो फ्रायर होते थे उसमें से जो इसमें फैक्ट बताया है कि उसमें से कई ऐसे जो फ्रायर थे
और जो मतलब वहाँ पे जो मॉन्क वगैरह थे, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर जो करप्टेड थे, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम फ्रायर के बारे में बताएं तो इसे ऐसे पोर्ट्रेट करा गया है कि ये एक करप्ट रिलीजियस फिगर है, जो मतलब जिसकी प्रायोरिटी है कि फाइनेंशियल गेन एंड सोशल स्टैंडिंग ओवर हिज रिलीजियस ड्यूटी, मतलब अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ का फ़ायदा उठा के ये उनकी हेल्प से अपनी जो उसकी जो पोजीशन है उससे दूसरों को मतलब लूटता है, मतलब उनसे पैसे कमाता है, ठीक है। एक करप्टेड रिलीजियस फिगर है ये, ठीक है। सो बेसिकली इसके बारे में बताया गया है कि ये अपनी पोजीशन को यूज़ करके दूसरों के साथ एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली वुमेंस, मतलब कि वुमेंस के साथ गलत करने के लिए, मतलब उनका फ़ायदा उठाने के लिए भी, ठीक है। और बेसिकली इसकी जो अपीयरेंस की बात करें, मतलब जो लाइफस्टाइल होती है, एक फ्रायर की जो लाइफस्टाइल होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो गरीबी में जीते हैं, हाँ। और मतलब ऐसे नहीं होते, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो उनको मतलब भिक्षा में जो मिल जाता है उससे ही मतलब वो अपना गुजारा करते हैं। बट ये जो फ्रायर है, ये इसको बताया गया इसके बारे में कि ये वेल ड्रेस्ड रहता था, लाइक अ लॉर्ड और लाइक अ पॉप, ठीक है। और ये मतलब इसे लाइविश लाइफ ज़्यादा पसंद थी, मतलब जो शानदार लाइफस्टाइल होती है वो। और अगर हम इसकी बात करें, ये जो है ये एक पोर्ट्रेट करा गया एज अ जॉली एंड वेल लाइक्ड पर्टिकुलरली बाय दी वेल्दी, ठीक है। मतलब कि इसे अपनी जो पोजीशन है उसका यूज़ करके ये अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है, फाइनेंशियली। तो अगर हमें पता है कि जो फ्रायर होते हैं वो ज़्यादातर गरीबी में जीते हैं, लेकिन ये जो है ये अपना पोजीशन का फ़ायदा उठा के कलेक्ट करता है मनी, और ये लोअर क्लासेस से मिलने के लिए अवॉइड करता है, मतलब कि अब मतलब जो लोअर क्लासेस होंगी वो तो इसे पैसे दे नहीं पाएंगी, इसलिए जो अमीर लोग होते हैं मतलब रिच, उनसे पैसे वसूल करने के लिए उनसे ही मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ज़्यादा करप्टेड इंसान है ये जो फ्रायर है, मतलब कुछ फ्रायर जो होते थे, ठीक है, उनमें से भी एक ये जो हमें चौसर को जो मिला था ये उस टाइप का इंसान था, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है मर्चेंट। तो चौसर ने हमें बताया ये जो मर्चेंट है, मतलब मर्चेंट मतलब व्यापारी, ठीक है। सो इसने मल्टी कलर्ड क्लोथ पहने हुए थे और अपने घोड़े पर एकदम प्राउडली बैठा हुआ था। इसने टोपी पहन रखी थी एक, तो इसकी जो टोपी थी जो इसने पहनी थी हैट, वो फ्लेमिश वेवर हैट थी, ठीक है। और इसके जो बूट्स थे वो काफ़ी बकल्ड और हैंडसमली और एलिगेंटली थे, और ये सबसे अच्छी तरीके से मतलब अपने ओपिनियन इम्प्रेसिवली सबके सामने रख सकता था, मतलब इसको बात करने का तरीका अच्छे से आता था, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो अपनी उन चीज़ों के बारे में बात करता था जिससे इसे प्रॉफिट मिले। और अगर बात करें, ये चाहता था कि जो सी है उसको मतलब किसी भी कीमत पे गार्ड करा जाए बिटवीन मिडिल बोरो से और वेल, मतलब ये जो हमारा मर्चेंट है ये अच्छी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज करना जानता था। तो बेसिकली चौसर के अकॉर्डिंग ये एक वर्दी मैन था, ठीक है। सो अब नाउ हम क्रिटिकल कमेंट्स से अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें मर्चेंट्स की 14th सेंचुरी के टाइम में इंग्लैंड के अंदर, तो मर्चेंट उस टाइम पे वेल्दियस्ट मेंबर बन रहे थे, मतलब तेज़ी से उनकी जो वेल्थ थी वो बढ़ रही थी, ठीक है। और अगर हम बात करें, इनका जो लव था वो सिर्फ मनी के लिए था, मतलब कि ये जो लोग थे मर्चेंट लोग, ये अपने आप की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको ठीक दिखाने के लिए अच्छे से वेल ड्रेसअप रहते थे, जो चौसर ने हमें बताया है। और चौसर ने जो इसे वर्दी कहा है, मतलब योग्य आदमी, तो वो मतलब जो नाइट को वर्दी कहा था उससे डिफरेंट है, ठीक है। वर्दी इसके अंदर इसलिए कहा गया है, इसके अंदर जो मतलब इंटेलिजेंस है कि लोगों को किस तरीके से ठगना है, किस तरीके से उनसे बात करके अपना काम निकालना है। तो बेसिकली इस पोर्ट्रेट के अंदर जो वेल्दी सेक्शन है 14th सेंचुरी सोसाइटी का वो रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। तो अगर हम मेडिवल मर्चेंट्स की बात करें तो वो लोग हैं जो होलसेल का काम होता है ऑफ वूल, हाइड्स, क्लोथ, आयरन, टिन, और ऑल्सो जो बैंकर्स होते हैं, मनी लेंडर्स नेशन के अंदर, वो मेडिवल मर्चेंट्स हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी मर्चेंट्स की बात। अब नाउ हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में बात कर लेते हैं, जो है हमारा क्लर्क।
तो अब हम समझेंगे क्लर्क के बारे में। ओके, सो चौसर हमें बताते हैं कि वहाँ एक क्लर्क भी था उस ग्रुप के अंदर जो कि ऑक्सफोर्ड से था। ठीक है, सो ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड वो जगह थी जहाँ पर लॉजिक के बारे में स्टडी करना स्टार्ट हो चुका था काफ़ी लंबे समय से। और अगर हम क्लर्क की बात करें तो क्लर्क एक घोड़े पे सवार था जो उसका घोड़ा था वो एक रैक जैसा था, मतलब कि बहुत ही पतला सा घोड़ा था। और नरेटर बताते हैं कि जो क्लर्क था वो भी मतलब दुबला पतला सा था और बहुत ही शांत स्वभाव का था, मतलब वो दिखने में बहुत ज़्यादा शांत था। और जो उसने कपड़े पहने हुए थे, उसने एक छोटा सा ओवरकोट पहना हुआ था जो कि फटा हुआ था। और ये सब इसलिए था क्योंकि उसने अभी तक कोई भी जो स्पिरिचुअल जो मतलब दान वगैरह मिलता है, मतलब क्लर्क था वो, तो क्लर्क लोग जो होते हैं वो जो उन्हें दान में मिलता है उसी से अपना गुजारा चलाते हैं। तो इसकी वजह से उसने अभी तक कोई भी मतलब दान वगैरह नहीं लिया था, इस वजह से वो मतलब इस हालत में नहीं था। अगर बेसिकली उसके बारे में बात करें तो वो इतना ज़्यादा वर्ल्डली भी नहीं था, मतलब सांसारिक नहीं था जो वो कोई भी नौकरी कर सके, उससे पैसे कमा सके वो। ठीक है, उसे जो शौक़ थे वो अपने पास बुक्स रखने का था, मतलब वो अपने बेड के साइड में, मतलब सरियाने के साइड में वो 20 किताबें रख के सोता था। 20 किताबें वो किस चीज़ की थी, वो 20 किताबें थी एरिस्टोटल की और उसकी फ़िलासफ़ी की। सो बेसिकली वो एक फ़िलासफ़र था जो एक क्लर्क है। ठीक है, तो ये जो फ़िलासफ़र है, वैसे कहने को तो फ़िलासफ़र है लेकिन इसके पास थोड़ा भी गोल्ड नहीं था। ठीक है, और ये ज़्यादातर मतलब गरीबी में ही रहता था। और हम इसके कपड़ों की हालत और इसके रहने सहने से पता लगा सकते हैं कि ये अपनी जो बुक्स हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने में पसंद करता है, मतलब अपनी लर्निंग्स में ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि इसे मतलब जो अपने अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरीके से रहना, ये सब चीज़ें इसको ज़्यादा पसंद नहीं है। इसको ज़्यादातर जो अपना पूरा टाइम है वो बुक्स के अंदर स्पेंड करता है। ये अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे उधार लेकर अपनी मतलब जो रहने खाने पीने का उनसे उधार ले लेके मतलब उनको दुआ देके कि हाँ तुम्हारा भगवान भला करेंगे, इस तरीके से तो उससे अपना गुजारा चलाता है। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ रहा है कि वो काफ़ी गरीब है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे उसके पास 20 किताबें थी, मतलब कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट केयर है इसकी, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन ये स्टडी को देता था। ठीक है, और ये बहुत ही कम बोलने वाला इंसान था, मतलब शांत रहता था ज़्यादातर, लेकिन जब भी ये बोलता था एकदम पॉइंट की बात बोलता था, मतलब जो सुनने में भी अच्छी लगे और रिस्पेक्टफुल और फॉर्मेलिटी ना हो, मतलब छोटे वर्ड्स में ही सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर देता था, मतलब जो ज़रूरी बातें होती थी वही बोलता था। ठीक है, तो और इसे सबसे ज़्यादा मतलब नई नई चीज़ें सीखना पसंद था। ठीक है, पढ़ाई वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद थी। अब ना हम इसको थोड़ा डीप में समझने के लिए थोड़ा क्रिटिकल कमेंट्स से समझ लेते हैं इसके। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड की, तो ये हमारा नाइट के बाद सेकंड आइडियल पोर्ट्रेट है। ठीक है, मतलब नाइट के बारे में हमने जाना था, नाइट कितना अच्छा और मतलब कि एक अच्छे स्वभाव वाला इंसान था। ठीक है, जो सबकी हेल्प करता था और काफ़ी बहादुर था। ठीक है, सो वैसे ही हम दूसरा ये सेकंड आइडियल है हमारा ये क्लर्क। तो अगर हम बात करें ये जो क्लर्क शब्द है ये बेसिकली होता क्या है, तो क्लर्क उन्हें बोलते हैं जो चर्च के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब जो अभी सीख रहे होते हैं चर्च के अंदर काम, वो स्टूडेंट्स को क्लर्क कहा जाता है। ठीक है, एंड जो चौसर ने जो जिस क्लर्क के बारे में बताया है, ये चौसर का क्लर्क ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टाइम है वो स्टडी ऑफ लॉजिक में लगाता है। बेसिकली जो स्टडी ऑफ लॉजिक है ये मोस्ट प्रिंसिपल सब्जेक्ट है इन दी आर्ट्स कोर्स एट ऑल मेडिवल यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, वहाँ की जितनी भी मेडिवल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर ये एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट है इन आर्ट्स। ठीक है, और बेसिकली अगर हम उसके बारे में हमने ये बात जानी है कि वो काफ़ी पुअर है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं और एक वो पतले से एक रैक की तरह दिखने वाले घोड़े के ऊपर सवार है। और इसकी गरीब होने के पीछे की जो वजह है वो ये बताई थी कि ये अपने लिए कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं कमाता है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो अपनी पढ़ाई लिखाई के अंदर ही देता है। मतलब ये काफ़ी शांत और मतलब एक सॉफ्ट हार्टेड जो कहते हैं, मतलब जो सिर्फ दूसरों का भला चाहता है उस टाइप का है, मतलब किसी के साथ भी गलत नहीं करता है ना ठगता है। तो इसकी इस वजह से ये जो गरीबी की हालत है ये इस वजह से है। ठीक है, ये अपने लिए मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाता है, कोई भी ऐसे पैसे कमा रहा है ऐसा कुछ नहीं करता है ये। और ये भी नहीं है कि ये कोई जॉब कर ले जिसकी वजह से ये अपना जो लाइफ है वो चला सके।
क्योंकि ये वो भी नहीं कर सकता, मतलब ये इतना ज़्यादा वर्ल्डली नहीं है, मतलब सांसारिक नहीं है, ठीक है। और इन सब वजहों की वजह से ये इतना ज़्यादा गरीब है। और जो लास्ट में जो लाइन्स हैं उनसे ये पता चलता है, ये बताया गया है कि ये टीचिंग्स दे के, मतलब ट्यूशन्स वगैरह दे के अपना जो लाइफ है वो चलाता है, ठीक है। और जो मनी ये मतलब अर्न करता है, रिसीव करता है एज अ गिफ्ट, उसे ये ज़्यादातर अपनी जो बुक्स वगैरह हैं उन पर ही स्पेंड करता है। तो बेसिकली चौसर का ये जो क्लर्क है ये आइडियल पोर्ट्रेट ज़्यादा है रेदर देन अ रियलिस्टिक वन। ओके, सो ये तो हो गई हमारी क्लर्क की बात। अब ना हम अपना नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं, जो है सर्जेंट ऑफ द लॉ। तो चौसर हमें बताते हैं कि वहाँ पे एक सर्जेंट ऑफ द लॉ भी था, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो एक वकील की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। सो उस टाइम पे वो काफ़ी सावधान और मतलब जो विवेकशाली जो लॉयर्स होते हैं उस टाइप का था, ठीक है। और वो अक्सर जो परवीश नाम की कोई जगह थी सेंट पॉल में, कैथेड्रल में, वहाँ पे जाया करता था। और बताया, मतलब जो चौसर हैं वो बता रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा मतलब शार्प माइंड का था, मतलब इतना ज़्यादा समझदार था कि उसे अच्छी तरीके से पता था कि कहाँ पे कौन से वर्ड चूज़ करने हैं, क्योंकि उसके जो वर्ड्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइज था, मतलब कि बहुत ही स्मार्ट वर्ड्स वो यूज़ करता था। मतलब अगर हम किसी भी लॉयर की बात करें, लॉयर कैसा होता है, वो बहुत स्मार्ट होता है, उसे पता होता है कि कहाँ पर क्या वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से पूरा जो कोई भी जगह है कहाँ पे किस तरीके से डील करनी चाहिए। तो उसी तरीके से ये जो सर्जेंट ऑफ लॉ है, मतलब जिसके बारे में चौसर बता रहे हैं, वो भी उसी तरीके से कहा है, ठीक है। और साथ ही साथ चौसर ने ये भी बताया कि वो कुछ जो लोकल कोर्ट्स वगैरह होते थे, ठीक है, बाय लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट विथ फुल कमीशन, वो वहाँ पे जज भी बना करता था। और वो अपनी जो नॉलेज और जो हाई रेपुटेशन थी उसकी वजह से उसे लोगों से फीस मिलती थी और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते थे। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि उसका काफ़ी अच्छा स्टेटस होगा, ठीक है। और चौसर बताते हैं कि उसके जैसा मतलब कहीं भी ग्रेट परचेजर ऑफ लैंड नहीं था, मतलब कि ज़मीन खरीदने वाला, ठीक है। मतलब आप इससे समझ सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा पैसा होगा उसके पास, तो उसने लैंड वगैरह भी खरीद रखी थी। इनफैक्ट चौसर ने हमें बताया है कि उसके पास जितना भी मतलब कब्ज़ा, जितना भी उसने एरिया पे कब्ज़ा कर रखा था, वो सब अनरिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। मतलब वो इस तरीके से ख़रीदता था कोई भी चीज़ कि उसे कोई भी इनवैलिड ना बता सके, ठीक है। और मतलब एक लॉयर है तो वो सारी चीज़ें जानता था कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है, बाय लॉ कैसे बनाना है उसे। तो वही चीज़ उसकी जो चालाकियाँ थी, इंटेलिजेंस थी एक तरीके से, वो चीज़ चौसर हमें बता रहे हैं। और साथ ही साथ चौसर कहते हैं कि उस टाइम पे उससे ज़्यादा कोई बिजी इंसान नहीं था, ठीक है। और मतलब जितना वो बिजी होगा उससे भी ज़्यादा बिजी दिख रहा था वो उन्हें, मतलब जो चौसर हैं। और साथ ही साथ चौसर ये भी बताते हैं कि वो जानता था कि जो किंग विलियम के टाइम पे, मतलब कि लगभग 300 साल पहले से हुए जितने भी केसेस और जो डिसीजंस को किस तरीके से जो लीगल टर्म्स में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए। और इसके अलावा वो अच्छी तरीके से जानता था कि किसी भी जो लीगल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाए, ताकि कोई भी उसके जो लिखी हुई जो चीज़ें उसे गलत ना बता सके, मतलब उनके अंदर गलती ना निकाल सके कोई भी, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो जानता था सारी चीज़ें कैसे करनी है। और अगर हम उसके कपड़ों की बात करें तो उसने एक कोट पहन रखा था जिसके ऊपर उसने एक जो सिल्क की जो स्मॉल स्ट्रिप्स वाली एक बेल्ट बांध रखी थी। एंड उसके बाद चौसर यहाँ पर उसके कपड़ों के बारे में बताना बंद कर देते हैं, ठीक है, कि इससे आप समझ गए होंगे कि उसका जो वेल्थ स्टेटस था वो कैसा था, ठीक है। तो चलो अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है फ्रैंकलिन। तो अब हम फ्रैंकलिन के बारे में जानेंगे। नाउ हमें चौसर बताते हैं फ्रैंकलिन के बारे में। तो बताते हैं कि सर्जेंट ऑफ द लॉ जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, उसके साथ ही ये भी आया था फ्रैंकलिन, ठीक है। मतलब उसी का ये साथी था, ठीक है, एक तरीके से मतलब उसको कंपनी दे रहा था और ये जो फ्रैंकलिन है, ठीक है। और चौसर हमें फ्रैंकलिन के बारे में बताते हैं कि इसकी जो दाढ़ी थी, मतलब बियर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा वाइट थी, जैसे कि डेज़ी होती है, डेज़ी की तरह एकदम वाइट इसकी दाढ़ी थी, ठीक है। और इसके रंग के बारे में बताते हैं, मतलब कि इसका जो स्वभाव था, मतलब जो इसका टेम्परामेंट था वो था बहुत ज़्यादा चेयरफुल, मतलब कि एकदम हंसमुख टाइप का ये था, ठीक है। और इसके बारे में और बताते हैं जो हमारे चौसर हैं, वो बताते हैं कि इसे सुबह सुबह एक मतलब वाइट ब्रेड के साथ, तो ये शराब के अंदर वाइट ब्रेड डिप करके खाता था,
ठीक है। ये इसको सबसे ज़्यादा पसंद था कि सुबह सुबह उठकर ब्रेड को वाइन के अंदर डिप करके खाए हुए। तो जैसे कि एक एपिक्यूरस का बेटा था, ठीक है, जिनको ये फॉलो करता था, तो उनका यही ओपिनियन रहता था कि हमें अपनी ज़िंदगी हमेशा खुशी से बितानी चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से इसकी भी ये हैबिट थी कि ये हमेशा मतलब ऑलवेज़ हैप्पीली जिए, ठीक है। और इसके बारे में जो चौसर बताते हैं कि एक हाउस होल्डर था, ठीक है, मतलब ये शादीशुदा था, मतलब एकदम गृहस्थ आदमी और बहुत ही ग्रेट पर्सन था। और ये जो फ्रैंकलिन है, इसके बारे में चौसर ये भी बताते हैं कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे कि सेंट जूलियन है, मतलब जो पैट्रोन सेंट हैं हॉस्पिटैलिटी के, ठीक है, बिल्कुल उन्हीं की तरह का था, मतलब कि जो अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं गेस्ट का, ठीक है। और ये जो अपनी मतलब ब्रेड के साथ जो ये वाइन यूज़ करता था, मतलब जो वाइन पीता था ये, ठीक है, वो हमेशा गुड क्वालिटी की होती थी, सेम गुड क्वालिटी दोनों की, ठीक है। और एक तरीके से कहें काफ़ी अमीर और मतलब शौक रखने वाला इंसान था ये, ठीक है। और जो हमारे चौसर हैं वो ये भी बताते हैं कि इसके ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इतना ज़्यादा मतलब पूरा दिन शराब के अंदर डूबा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ चौसर हमें इसके घर के बारे में बताते हैं कि इसका घर में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि कभी भी इसके घर में कोई मतलब खाने पीने की चीज़ ना हो, हमेशा इसके घर में बेक्ड पाई रहती थी, ठीक है। एक तरीके से कहें कि जो फ़िश और मीट्स हैं वो पूरी तरीके से भरी रहती थी इसके घर में, और खाने पीने की चीज़ों की इतनी ज़्यादा भरमार थी इसके घर में। और ये ज़्यादातर जो मतलब अगर हम कहें कि लोगों के घर में जो साल में या मौसम के हिसाब से जो अलग अलग टेस्टी खाने बनते हैं, ठीक है, वैरायटी में, लेकिन इसके घर में क्या है, इसके घर में चाहे वो डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो या फिर कभी भी किसी भी टाइम आप खाना खाओ तो उस टाइम आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और मतलब कि इसके घर में इतना ज़्यादा पैसा था कि ये हर समय हर वैरायटी के खाने बनवाता था, ठीक है, दिन रात अच्छे खाने खाता था। और इसके घर में हमेशा एकदम वेल कुक्ड और हॉट एंड स्पाइसी खाना मिलता था, ठीक है। और इसकी जो टेबल थी इसके बारे में बताया है कि ये अच्छी तरीके से सेट रहती थी हॉल के अंदर, और हमेशा एक टेबल क्लॉथ के साथ ढकी रहती थी, ठीक है, कवर रहती थी। और साथ ही साथ चौसर इसके बारे में ये भी बताते हैं ये कि ये बहुत सारी मतलब कंट्रीज़ के कोर्ट्स में ये एज अ जस्टिस ऑफ पीस भी बना है, ठीक है, मतलब ही प्रिसाइड एज अ लॉर्ड। और ये साथ ही साथ पार्लियामेंट का बहुत बार मेंबर भी बन चुका है। और साथ ही साथ चौसर ये भी बताते हैं इसके बारे में कि इसने एक बेल्ट पहन रखी थी जो उसके अंदर एक चक्कू रखा हुआ था, मतलब एक खंजर रखा हुआ था, और साइड में एक सिल्क का पर्स लटका हुआ था, मतलब जो सिल्क का पर्स जो था वो एकदम जो सुबह का दूध होता है उसकी तरह एकदम वाइट था, ठीक है। इस तरीके से बताया चौसर ने हमें। चौसर ने ये भी बताया है कि ये अपने श्राय का एक ऑडिटर और अकाउंटेंट भी बन चुका है। साथ ही साथ चौसर ये भी कहते हैं कि उसके जैसा वर्दी लैंड ओनर कहीं नहीं था, मतलब उसके जैसा योग्य ज़मींदार कोई नहीं था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने फ्रैंकलिन के बारे में जान ली। अब हम नेक्स्ट पिलग्रिम की बात करते हैं अपने। तो ना हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है 5 ग्लिट्समैन। तो चौसर हमें बताते हैं इस ग्रुप के बारे में 5 ग्लिट्समैन। तो बेसिकली ये जो पोर्ट्रेट है 5 ग्लिट्समैन का, इसे ग्रुप करा है हमारे चौसर ने, ठीक है, इन सबको एक साथ जुलाया है। ये हमें बताते हैं, मतलब चौसर हमें बताते हैं उनमें से एक तो रिटेलर है जो कि स्मॉल गुड्स का, ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो बेचता है रिटेलर। दूसरा है एक कारपेंटर, और जो तीसरा है वो है वीवर, और एक ड्रायर है, एक टेप्स्ट्री है, ठीक है, तो टेप्स्ट्री मेकर है, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं इन सब ने एक काइंड ऑफ लिवरी, मतलब कि एक यूनिफॉर्म में कपड़े पहन रखे हैं जो कि सीरियसली इनके ब्रदरहुड को दिखाता है, ठीक है, और मतलब भाईचारे को दिखाता है, ठीक है। और इनकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत ही फ्रेशली ट्रिम्ड हैं, और इनकी जो नाइफ्स हैं मतलब कि चाकू वो ब्रास के साथ नहीं, मतलब कि ब्रास मतलब होता है पीतल की जगह चांदी के साथ जड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब पूरी चांदी से जड़ा हुआ है इनका जो चाकू है। और इनकी जो बेल्ट्स हैं और जो पर्स हैं वो अच्छी तरीके से जड़े हुए और एकदम सुंदर से हैं, नीट एंड क्लीन है। और इनकी जो गिल्ड हॉल है, मतलब जहाँ पर ये मतलब सामान वगैरह बेचते होंगे, तो वहाँ पर एक डिपेंडेबल सिटीज़न तो होना ही चाहिए, मतलब एक भरोसेमंद आदमी जिसे वहाँ पर बिठा सके, ठीक है। इन सबको एक डिपेंडेबल सिटीज़न की ज़रूरत है। और इनका जो
ये जो ग्रुप है गिल्ड्समैन का, 5 गिल्ड्समैन, ये सभी मतलब इतने ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। इनकी जो विजडम है उसकी वजह से ये सब मतलब एल्डरमैन बनने के लिए सुटेबल है। और एक ये भी वजह थी कि इनके पास इनफ प्रॉपर्टी है, इनकम है, और इनकी जो वाइफ हैं वो भी एग्री करती है इनके साथ, ठीक है। अगर एग्री नहीं करेंगी तो अदरवाइज़ ये मतलब उनको ब्लेम करेंगी। और इनकी जो वाइफ्स हैं उन्हें मैम मतलब मैडम कहा जाता है, ठीक है। और मतलब ये कहीं भी किसी भी जो ग्लिड फेस्टिवल होता है उसमें जाने से पहले एक क्वीन की तरह मतलब अपना घूंघट उठाती हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड्स हैं उनके पास अच्छी खासी इनकम है, मतलब अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से। तो बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि वो लोग मतलब जो ग्लिड्समैन हैं ये ग्रोइंग अर्बन मिडिल क्लास मतलब जो है उससे बिलोंग करते हैं, मतलब उसके मेम्बर हैं, मतलब जो बढ़ती जो अर्बन मिडिल क्लास है, ठीक है, उससे। ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है द कुक। तो हम कुक के बारे में जानेंगे। तो नाउ सबसे पहले देख लेते हैं कि चौसर ने कुक के लिए क्या लाइंस बोली हैं, उसके बाद क्रिटिकल कमेंट्स से हम इसको समझेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। सो बेसिकली जो चौसर है उन्होंने ये बताया है कि जो कुक है ये ग्लिड्स के साथ आया था, मतलब जो 5 ग्लिड्स के बारे में मैंने आपको भी बताया था, ग्लिड्समैन। सो उनके साथ ये उनका कुक था, ठीक है। उन्होंने ये अपना कुक रख रखा था, जो कि जैसे मतलब जो मुर्गियाँ होती हैं, मुर्गियों को उनकी हड्डियों के साथ उबालता था वो, और उन्हें तीखे पाउडर और मसालों के साथ टेस्टी बनाता था उनके लिए। और साथ ही साथ वो लंदन में जो शराब के जो ड्रॉट होते हैं उनको अच्छी तरीके से परखना जानता था। और उसके साथ साथ वो उसको किस तरीके से रोस्ट करना है, बॉयल करना है, बॉयलर और फ्राई करना है किस तरीके से ही, और किस तरीके से पाई को बेक करना है, ये सारी चीज़ें वो जानता था, ठीक है। ये जो इनका कुक है। बट जो हमारे नरेटर हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इट वॉज अ ग्रेट हार्म दैट ही हैड ओपन शोर ऑन हिज शाइन, मतलब कि उसकी मतलब जो पिंडली थी उस पर एक खुला घाव था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हम उसकी पुडिंग की बात करें तो उसने पुडिंग बहुत अच्छी बनाई थी। तो जो लाइंस चौसर ने हमें बोली हैं उससे डिटेल पैराग्राफ से तो हमने ये सब समझ लिया है। नाउ हम इसके क्रिटिकल कमेंट्स से समझते हैं कि एक्चुअल में जो नरेटर है वो कहना क्या चाहता है कुक के बारे में, ठीक है। ओके, सो क्रिटिकल कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो हमारा कुक है ये 5 ग्लिड्समैन के ग्रुप का ही एक पार्ट है। बट जो हमारे चौसर हैं उन्होंने इसको मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस कुक के बारे में इंडिविजुअली डिस्क्राइब करा है, ठीक है, अलग से। तो ये चीज़ क्या है कि ये मतलब एक अनदर साइन है ऑफ अफेक्शन, मतलब कि ग्लिड्समैन के पार्ट पर, ठीक है, कि उनके साथ ये कि कुक भी था, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, ये जो कुक है ये मतलब इसकी जो जॉब है उसे ये पूरी अच्छी तरीके से निभाता है। मतलब एक तरीके से कहें तो ये जो कुक है जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा कि ये जो लंदन की एक कुछ होती होगी ड्राफ्ट ऑफ लंदन एल, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है, उसकी मतलब एक परख रखता है, ठीक है, जो कि चौसर के टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। सो उसको वो मतलब जो कुक है उस चीज़ को वो रोस्ट करना, बॉईल करना, ब्रॉयल करना, फ्राई करना, और यहाँ तक कि जो एक गुड स्ट्यू बनती है और एक वेल मतलब जो एक पाई होती है उसे किस तरीके से बेक करना है, तो ये सारी चीज़ें उसे आती थी, ठीक है। तो अब तक तो जितनी भी बातें बताई गई वो सारी सही जा रही थी, लेकिन जो अब तक की जो एक डिस्क्वालीफाइंग जो एक कमेंट था, मतलब कि ये हिंट देता है कि ये जो कुक था ये मतलब स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर था, क्योंकि इसको जो मतलब बताया गया है कि इसे जो लंदन की एल है, मतलब कि ये क्या होती है, एक मतलब शराब ही होती है, ठीक है, शराब की बेवरेजेस से बनती है। तो इसे उस चीज़ के बारे में पता है जो सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट अल्कोहलिक बेवरेजेस से बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये मतलब एक तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद से वो एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंकर होगा, तभी उसे इस चीज़ के बारे में पता होगा। बट उसके बाद जितना भी उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया कुक का, तो कुक के जो कैरेक्टर है उसको और ज़्यादा मतलब एक तरीके से बदनाम कर देगा उसका कैरेक्टर, ठीक है। और हमारे जो पिलग्रिम चौसर हैं वो सबसे ज़्यादा इसकी जो कुकिंग स्किल्स हैं उससे ज़्यादा मतलब जो इसकी आर्ट है उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ठीक है। बट उनको जो इसके लिए जो थोड़ा सा पिटी फील मतलब बुरा लग रहा है वो ये है कि इसकी जो रनिंग सोर होती है, मतलब कि उसकी रनिंग सोर पर मतलब एक
घाव था, मतलब एक तरीके से कहें तो उसके ऊपर चोट लगी हुई थी, तो उसके लिए उन्हें थोड़ा उसके लिए बुरा लग रहा था चौसर को। सो नाउ अगर हम बात करें, ये जो अभी इस चीज़ के ऊपर बात हुई है कि उसकी जो रनिंग सोर होती है उसके ऊपर एक घाव था, ठीक है, एक शाइन थी। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें, मतलब इसकी जो ये वाइडर इम्प्लीकेशन है इसको समझने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये जो वर्ड बोला गया था मॉमल, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गौरी, इन्होंने मतलब इस लूस ये जो अल्सर है इसके बारे में बताया है कि ये मतलब इसको इस तरीके से पहचाना जा सकता है कि जो मेडिकल ट्रीटीज़ थी विथ मालूम मोटरम, तो उन्होंने मतलब ये चीज़ बताई हुई थी, ये जो उसे बीमारी हो रखी थी, मतलब कि जो उसे घाव था उसके रनिंग शोर के ऊपर, वो किन कारणों की वजह से होता है। तो कॉजेज़ ये बताए कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक तो अनक्लीनली पर्सनल हैबिट, मतलब कि साफ़ सुथरा नहीं रहना, ठीक है, और अच्छा खाना नहीं खाना, और दूसरा है कि मतलब जो स्ट्रॉन्ग वाइन्स होती हैं उन्हें ड्रिंक करना, और लास्ट वन ये बताया था कि जो डिस्ग्रेसफुल जो एसोसिएशन होती है, मतलब कि किसी भी डिजीज़्ड और फ्लीथी वुमेन के साथ एसोसिएशन, तो उसकी वजह से भी ये मतलब ये कुछ कॉजेज़ बताए हैं, ठीक है, इस डिज़ीज़ के होने के। तो इससे हमें साफ साफ जो हमें फर्स्ट साइड से जो ये ऑब्जर्वेशन मिलती है ये कि जो कुक है वो एक डिवास्टिंगली, मतलब उसे रिवील करा गया है इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है, उसे एक्सपोज करा गया है एक अनप्लेजेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट येट ये जो हमारे चौसर हैं इन्होंने फिर से अपनी स्किल्स और प्रोफेशन को याद दिलाते हुए इस स्केच को यहीं पर एंड कर दिया था, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ बताया नहीं इसके आगे। बट इसका ये जो मतलब रनिंग सोर पर जो ये अगली सा एक जो घाव है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बार बार इस चीज़ को याद दिलाती है, मतलब चौसर को, कि इसकी जो याद है वो उस चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था एक पुडिंग का, ठीक है। सो ये जो मतलब कुक की जो स्पेशलिटी है वो भी बताई है, मतलब चौसर ने, जो पिलग्रिम जो चौसर है हमारे, उनको इस जो ये जो कुक है इसकी जो स्किल्स है वो पसंद आई, ठीक है, उनसे ये इम्प्रेस हुए। बट इसका जो दूसरी साइड है जो जिससे हमने ये जो इसका रनिंग सोर पर जो एक शाइन देखा उसकी वजह से वो मतलब उसको एक तरीके से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से, मतलब अपनी स्किल्स के साथ उसे एक्सपोज भी कर दिया, ठीक है। सो नाउ अब हम नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं अपने। सो नाउ हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है शिपमैन। ओके, नाउ चौसर हमें बताते हैं कि वहाँ पर मतलब उस ग्रुप के अंदर एक शिपमैन भी था जो कि वेस्ट की तरफ से आया था, मतलब बहुत दूर से आया था वेस्ट की तरफ से। और जितना कि नरेटर जानते हैं उसके बारे में, नरेटर ने बताया कि वो डॉर्थमाउथ से है, मतलब कोई डॉर्थमाउथ नाम की जगह होगी, तो वो वहाँ से है। नरेटर को इतना पता है इस शिपमैन के बारे में। और बेसिकली ये जो है ये एक कार्ट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है, मतलब कि कार्ट हॉर्स मतलब एक तरीके से कहें कि जो हॉर्स होता है और उसके पीछे जो एक कार्ट बनी होती है, मतलब कि जिसके ऊपर बैठ के आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बैठा था वो। और उसने जो कपड़े पहने थे उनके बारे में बात करें तो उसने एक गाउन पहन रखी थी जो कि वुलन थी, ठीक है, मतलब उसने वुलन क्लॉथ पहन रखे थे। और चौसर बताते हैं कि उसके गले में एक खंजर लटका हुआ था जो कि उसकी जो आर्म्स हैं वहाँ से, मतलब आर्म्स के नीचे था, मतलब एक तरीके से कहें कि उसकी गर्दन से लटका हुआ उसके आर्म्स के नीचे था, ठीक है। और ये जो मतलब गर्मी पड़ रही थी उस टाइम पे, हॉट समर की वजह से उसका जो रंग था वो ब्राउन पड़ गया था, मतलब ब्राउन हो गया था, उसका कलर की बात कर रहे हैं। और चौसर कहते हैं कि सर्टेनली ही वॉज अ गुड फेलो, मतलब कि एक अच्छा ही आदमी था। और जो चौसर हैं वो ये भी बताते हैं कि जब वो पॉर्डेक्स से वापस आ रहा था तो मतलब कि जिस टाइम मर्चेंट सो रहा था उस टाइम उसने 2-3 घूंट मतलब वाइन पी ली थी और उसे अपनी क्लियर कॉन्सेंस के बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और चौसर कहते हैं कि अगर उसका मतलब जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, उनके साथ अगर अपर हैंड होता, मतलब कि ऊपरी हाथ होता, उनके साथ हाथ में रखा होता, तो वो अपने जितने भी कैदी थे उनको समुद्र के रास्ते से ही उनके घर भेजता। लेकिन उसकी अगर हम स्किल्स की बात करें तो उसे ये पता था कि किस तरीके से मतलब कैलकुलेशंस करनी, मतलब जो अनुमान लगाते हैं समुद्र में, मतलब जो शिप चलाते हैं
और मतलब कि कब वो समुद्र की जो टाइड्स आती हैं ऊपर आती हैं नीचे जाती हैं, और जो उसके आसपास का जो मतलब करंट, जो उसके आसपास जो डेंजर होता है, उन सारी चीज़ों को पहचानना, ठीक है, उन चीज़ों का अनुमान लगाना बहुत अच्छी तरीके से आता था उसे। तो ये उसकी स्किल्स थी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसे बहुत अच्छी तरीके से जो मतलब बंदरगाह वगैरह थे वहाँ के जो जो पोजीशन थी मून की और नेविगेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता थी। और जो हमारे चौसर हैं नरेटर, वो ये कहते हैं कि हल से लेके कार्टनजेना तक उसके ऐसा कोई नहीं था, और जोखिम उठाने में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझदार था। उसकी दाढ़ी की बात करें तो दाढ़ी उसकी तूफान में हिल गई थी, और वो मतलब इस तरीके से चौसर हमें बता रहे हैं, ठीक है। एंड चौसर ये भी बताते हैं कि उसे जो गॉटलैंड से लेके कैप ऑफ फिनिस्ट्री जो थी वहाँ के जितने भी बंदरगाह थे उनके बारे में पता था, और वहाँ पे जितनी भी स्ट्रीम्स थी, मतलब कि ब्रिटेन से लेकर जो स्पेन तक जो जितनी भी स्ट्रीम्स थी, मतलब नदी वगैरह, उनके बारे में भी पता था सब कुछ। एंड जो उसकी शिप थी उसने उसका नाम रख रखा था मोडेलिन, ठीक है। ओके, सो ये तो हो गई हमारे शिपमैन की बात। अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। तो हमारे नेक्स्ट जो पिलग्रिम है उनका नाम है डॉक्टर फिजिक। तो नाउ अब हमें चौसर डॉक्टर ऑफ फिजिक के बारे में बताते हैं। फिजिक का मतलब बेसिकली मेडिसिन होता है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे एक डॉक्टर के बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो डॉक्टर हैं ये इतने अच्छे हैं, मतलब कि मतलब जो हमारे चौसर हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई भी मतलब मेडिसिन और जो सर्जरी है इनसे अच्छा वर्ल्ड में कोई नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे। और ये बताते हैं कि ये अपने जो पेशेंट्स हैं उनको एस्ट्रोनॉमी की हेल्प से भी हेल्प करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये जब भी अपने पेशेंट्स को देखते हैं, मतलब जितनी बार भी, तो ये उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस जो एस्ट्रोनॉमिकली जो मतलब हार्स और जो साइंटिफिकली और जो एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उनका इलाज करते हैं, ठीक है। उनको ज़्यादा से अच्छी दवाई देने के लिए मतलब ये एस्ट्रोनॉमी और साइंटिफिक वेज दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। और ये जब भी मतलब उन्हें कोई भी सॉल्यूशन देना होता है तो जो प्लैनेट्स वगैरह की जो पोजीशन होती हैं और जो टेलिस्मान वगैरह जो वर्क होते हैं वो अपने पेशेंट्स को पकड़ते हैं वो, ठीक है। और बेसिकली वो हर जो भी मतलब किसी भी मौसम की कोई भी बीमारी हो, हर चीज़ का मतलब नॉलेज रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हॉट हो या कोल्ड हो, मॉइस्ट हो या ड्रायर हो, मतलब हर चीज़ के बारे में वो जानते हैं। और ये मतलब कि चाहे वो हॉट, कोल्ड, मॉइस्ट, जो ड्रायर मैंने जो बताया है, ये मतलब उसमें किस तरीके से वो बीमारी जनरेट हुई, ठीक है, कहाँ से आई, ठीक है, और उसका क्या इलाज है, वो सारी चीज़ें पता लगाते हैं। एंड देन जब इन्हें पता चल जाता है कि क्या बीमारी है और उसका क्या कारण है, तो ये साथ के साथ उसकी रेमेडी बनाकर अपने जो बीमार पेशेंट्स हैं उनको दे देते हैं, ठीक है। और चौसा बताते हैं ही वॉज अ वेरी परफेक्ट प्रैक्टिशनर। एंड जो डॉक्टर हैं वो अपने एस्कोपेलियस और डिसोक्राइड्स एंड जो रूफस है और जो ओल्ड हिपोक्रेट्स, हेली, गेलन, सर्फन, रेजिस, एविकिना, एवरोज, जॉन द डेम्स्केन एंड कॉन्स्टाइन और बर्नेट और गेट्सन, ग्लिप्टन, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। और डाइट की बात करें तो उनकी डाइट बहुत मतलब बैलेंस थी, मतलब वो इस तरीके से मतलब जो खाना होता था वो इस तरीके से खाते थे कि वो ज़्यादा भी नहीं होता था और बहुत ही ज़्यादा मतलब न्यूट्रिशन वाला होता था, और जो कि बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता था, ठीक है। और बात करें इनके जो कपड़े थे, ये रेड और ब्लू कलर के कपड़े पहनते थे ज़्यादातर, ठीक है, जो कि लाइन रहते थे विथ टैफ्टा एंड सिल्क। और जो ये पैसे खर्च करने की बात करें तो ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा मतलब पैसे खर्च करने में एकदम जुडिशियस टाइप के इंसान थे, ठीक है। और ये जो इन्होंने जितना भी पैसा कमाया था प्लेग के टाइम पे वो सब इन्होंने बचा के रखा था। एंड चौसे ये भी बताते हैं कि अगर हम बात करें तो गोल्ड की, गोल्ड बताया गया है कि एज अ मेडिसिन ये बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, ठीक है, इट्स गुड फॉर हार्ट। तो इस वजह से इन्हें गोल्ड सबसे ज़्यादा मतलब पसंद था, ठीक है। सो यहाँ तक हमें चौसे ने इसके बारे में बताया है, तो हमें समझ आ गया इनके बारे में। तो नाउ हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं अब। सो नाउ हमारा नेक्स्ट पिलग्रिम है वाइफ ऑफ बाथ। ओके, नाउ हमें नरेटर एक वाइफ ऑफ बाथ से इंट्रोड्यूस कराते हैं,
उसके बारे में बताते हैं कि वाइफ ऑफ बाथ वैसे तो अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो बेचारी डेफ है, मतलब कि थोड़ी सी बहरी है, ठीक है। और अगर हम इसकी स्किल्स की बात करें तो ये क्लोथ मेकिंग में सबसे ज़्यादा आगे है। मतलब कि जो हमारे चौसर हैं ये कहते हैं कि ये प्रेस से लेकर जेंट तक इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है क्लोथ मेकिंग के अंदर, ठीक है। और बताते हैं कि ये मतलब पूरे एंटायर पेरिस के अंदर इसकी ऐसी कोई भी वाइफ नहीं है जो सबसे पहले मतलब इससे पहले ऑफरिंग करने के लिए जाए। बट अगर कोई चला भी जाता है इससे पहले ऑफरिंग करने, तो जो वाइफ है वो इतनी ज़्यादा एंग्री हो जाती है कि वो चैरिटेबल मतलब कि दान दक्षिणा करना भी भूल जाती है। और चौसा बताते हैं कि उस लेडी ने जो अपने सिर पे जो एक रुमाल टाइप का मतलब बांध रखा था, उसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सुंदर और मतलब बहुत अच्छा था, ठीक है। और बताते हैं कि वो मतलब कसम खा के कह सकते हैं ये बात कि हमारे जो नरेटर है ये बात कह रहे हैं कि उसका जो वेट था वो 10 पाउंड था। एंड चौसा बताते हैं कि उसने रेड कलर के सॉक्स पहन रखे थे जो अच्छी तरीके से टाइट थे। एंड उसके जो शूज़ थे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और न्यू थे। उसका फेस की बात करें तो उसका फेस बहुत बोल्ड और फेयर था, और मतलब उसके चेहरा थोड़ा लाल लाल सा भी था। और नरेटर ये भी बताते हैं कि ये जो लेडी थी इसने पूरे 5 बार शादी कर रखी थी। एंड ये जो कैलकुलेशन थी ये वो मतलब इसके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं था जो इसके मतलब यूथ में इसने जो कुछ भी करा होगा। तो चौसर कहते हैं कि इसके बारे में बात नहीं करते हैं अब ना। वो जो चौसर हैं वो ये कहते हैं ये जो वाइफ है ये 3 बार यरूशलेम गई हुई है, और साथ ही साथ इसने कई अजीबोगरीब मतलब कि स्ट्रेंज और जो फॉरेन सीज़ हैं उनको पार कर चुकी है ये। और ये रोम और बोलाइन और गैलिसिया में जो सेंट जेम्स और कोलन है वहाँ पे भी गई हुई है। और ये मतलब कि जो वहाँ के जो रास्ते हैं मतलब रास्तों में जो भटक जाते हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानती है ये, ठीक है। और चौसा कहते हैं कि सच कहूँ तो उसके जो दांत थे मतलब उसके दांतों में छेद था, ठीक है। एंड साथ ही साथ चौसा ये भी बताते हैं कि इसके पास एक घोड़ा भी था, ठीक है, एम्बलर घोड़ा, जो कि मतलब बहुत स्पीड से दौड़ता है। ये एक ऐसा घोड़ा होता है मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड वाला घोड़ा, तो वो उस पर भी आसानी से बैठ जाती थी, ठीक है। और जो चौसा ने उन्होंने ये भी बताया है कि उसने ओवर स्कर्ट पहन रखी थी और अपने पैरों में एक जोड़ी स्पेयर्स पहन रखे थे। एंड अगर फेलोशिप की बात करें तो ये उसमें भी बहुत अच्छी थी, इसे अच्छी तरीके से पता था कि किस तरीके से हंसना है एंड बात करनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से जानती थी। एंड चौसा साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि ये जो लेडी थी मतलब ये वाइफ, ये मतलब इसको लव रेमेडीज़ के बारे में सब कुछ पता था, मतलब अच्छे से जानती थी लव रेमेडीज़, बिकॉज क्योंकि वो मतलब अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ जानती थी कि मतलब ट्रेड में किस तरीके से इन ट्रिक्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें चौसा बताते हैं वाइफ ऑफ बाथ के बारे में। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट जो पिलग्रिम है वो है पासन। पासन का मतलब बेसिकली होता है एक पादरी, ठीक है। तो पादरी आपने सुना होगा जो चर्च में होते हैं, ठीक है। तो नरेटर हमें इनके बारे में बताते हैं। ये जो पार्सन है ये एक बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं जो कि अपने टाउन में मतलब एक पुअर पार्सन है, मतलब कि एक गरीब पादरी, ठीक है। लेकिन चौसन ने हमें बताया है कि अगर हम इनके जो हॉली थॉट्स हैं और जो इनका काम है उनसे अगर बात करें तो उनमें ये सबसे ज़्यादा रिच है। और चौसा बताते हैं ये जो हैं ये एक स्कॉलर थे, ठीक है। तो स्कॉलर की बात करें, स्कॉलर कौन होता है? जो स्कॉलर मतलब वास्तव में जो क्राइस्ट गॉस्पल होते हैं उन्हें उनका प्रचार करता है, ठीक, एंड अपने परिशनर्स को डिवोटली टीच करता है। और आगे नरेटर कहते हैं कि ये जो हमारे पार्टनर हैं ये बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं, और साथ ही साथ ये एक ऐसे इंसान हैं कि मतलब जो मुश्किल समय में बहुत ज़्यादा मतलब पेशेंस रखता है, ठीक है, और उस चीज़ का अच्छी तरीके से सामना करता है, मेहनत करता है उस टाइम पे, और एक पेशेंस बना के रखता है। और ये बात कई बार साबित भी हुआ था, क्योंकि अगर कोई पर्सन वहाँ पर तीत मतलब जो चर्च के अंदर कुछ तीत वगैरह पेमेंट करनी होती है, तो अगर वो तीत पेमेंट नहीं कर पाता है तो बाकी के जो पार्सन होते हैं वो क्या करते हैं, कर्ज दे देते हैं, मतलब एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं, अपनी मतलब बहिष्कृत कर लेते हैं, ठीक है, और शाप वगैरह देते हैं। तो उनका मतलब अगर जो हमारे नरेटर हैं वो बताते हैं कि उनका इस चीज़ के अंदर भी मतलब
सपोर्ट नहीं था, मतलब वो नहीं चाहते थे कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाया तो उसे कर्ज मिले या एक्सकम्युनिकेट करा जाए। एंड साथ ही साथ चौसा ये भी कहते हैं कि इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि जब भी मतलब जो पार्टनर हैं उन्हें जब भी उनकी ऑफरिंग्स और उनकी इनकम मिलती थी तो वो उनका मतलब उस इनकम का कुछ पार्ट उनके जो पुअर पार्टनर्स होते थे उन्हें भी दे देते थे। भले ही वो खुद गरीब थे बट वो मतलब कि इतना मतलब जानते थे कि किस तरीके से कम में भी अपना काम चलाना है, ठीक है, कि कम चीज़ों में भी उनका किस तरीके से काम चल जाएगा। एंड उनका जो पारिश था वो बहुत बड़ा था एंड वो उनके घर से बहुत दूर था, ठीक है, मतलब उनके घर से लेके काफ़ी दूर था। लेकिन चाहे उन्हें बीमारी हो या कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी जो पार्टनर्स होते थे उनसे मिलने जाना कभी नहीं छोड़ते थे। और साथ ही साथ उनके जो मतलब पारिश के अंदर भी रहते थे जो लोग, ठीक है, मतलब पारिश से दूर भी रहते थे जो लोग, उनसे भी मिलने वो ज़रूर जाते थे, चाहे वो कितने भी दूर हो और चाहे उनकी सोशल रैंक कुछ भी हो, चाहे हाई हो या लो हो, वो उनसे मिलने ज़रूर जाते थे। और ये जो हमारे पार्सन हैं ये अपने हाथ में एक स्टफ़ लेकर बाय फुट जाते थे, मतलब कि पैदल जाते थे, ठीक है। और ये उन्होंने अपने जो शिप्स है मतलब उन्होंने अपने पार्टनर्स को एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे शिप का नाम दिया है, ठीक है, भेड़ों के नाम, ठीक है। तो उन्होंने ये उनके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करा है, ठीक है, एक नोबल एग्ज़ाम्पल कि उन्होंने पहले खुद प्रैक्टिस की है, मतलब कि उन्होंने पहले खुद सीखा है उसके बाद उन्होंने सिखाया है, मतलब कि उन्होंने वो वर्ड्स उनको बताए हैं जो गॉस्पेल में एक्चुअल में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये एक मेटाफर ऐड करा है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि अगर गोल्ड में ही रस्ट लग जाए देन व्हाट विल आयरन डू, मतलब कि अगर सोने के अंदर ही जंग लग जाएगी तो फिर आयरन क्या करेगी, मतलब कि लोहा क्या करेगा। तो मतलब इन्होंने ये एक एग्जांपल दिया है कि इन्होंने बोला है कि जो प्रिस्ट हैं जिन पर लोग भरोसा करते हैं, अगर वो ही लोग मतलब फूल हैं और मतलब वही लोग करप्ट हैं तो फिर किस पर भरोसा करेंगे। मतलब कि जो ऑर्डिनरी पर्सन हैं वो तो गलत रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे, जब प्रीस्ट लोग ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो वो लोग भी जाएंगे, वो तो कॉमन लोग हैं, ठीक है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि अगर एक शेपर्ड, मतलब कि इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक चरवाहा ही एक गंदा होगा और जो शिप्स हैं मतलब कि पार्टनर्स वो क्लीन होंगे, तो मतलब ये शर्म की बात है, जो हमारे गुरु हैं वो ही गंदे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये एग्जांपल दिया है। एंड इन्होंने ये कहा है कि एक प्रिस्ट को अपनी प्योरिटी से एक एग्जांपल सेट करना चाहिए, मतलब कि उनको दिखाना चाहिए कि मतलब उनको अपनी जो शिप्स है मतलब कि उनकी जो पार्टनर्स हैं उनको दिखाना चाहिए कि कैसे जीना चाहिए, ठीक है। तो आगे हमारे नरेटर कहते हैं कि एक गुड पार्टनर ने मतलब अपने बेनिफिट के लिए, मतलब अपने बेनिफिट को रेंट पे लेने के लिए उसने अपने पार्टनर्स को मतलब दलदल में धकेल कर, मतलब वो लंदन के सेंट पॉल में भागकर एक चैंट्री प्रिस्ट के रूप में या मतलब अपॉइंटमेंट पाने के लिए या फिर किसी गिल्ड के थ्रू किसी काम में रखे जाने के लिए नहीं गए हैं वो, ठीक है। मतलब कि जो पार्टनर है ये इतने अच्छे हैं, ठीक है, अपने जो पार्टनर्स हैं उनका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा है, ठीक है, मतलब वो उन्हें छोड़ के नहीं गए हैं, बल्कि वो उनके घर पर रह रहे हैं और अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, ताकि इसमें उनको मतलब भेड़िया बोला गया है, किसी मतलब जो भेड़िया उस चीज़ को बोला गया है कि वो गलत रास्ते पर ना जाएं, ठीक है, मतलब कि पाप के रास्ते में ना फंसे हों, ठीक है, ताकि वो भेड़िए से उन्हें दूर ले जा सके, मतलब ताकि उन्हें पापों से दूर ले जा सके। तो उन्होंने अपने आप के लिए जो चरवाहा वर्ड है ये यूज़ करा है, ठीक है, शेफर्ड। तो उन्होंने बोला है कि वो एक चरवाहा है, ना कि एक सिपाही जो कि उनकी मतलब रक्षा करे, लेकिन फिर भी वो उनका ध्यान रख रहे हैं। एंड नरेटर कहते हैं कि वो भले ही एक होली और एक विर्चुअस मैन है, मतलब कि जो एक पवित्र और जो सदाचारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो सीन करते हैं मतलब कि पाप करते हैं, ठीक है, मतलब जो बुरे सीनफुल मैन होते हैं उनको डिस्पाइज नहीं किया, मतलब कि उन लोगों का तिरस्कार नहीं किया है, और ना ही उन्होंने अपनी जो स्पीच होती है उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करें, मतलब कि कोई डिसडेनफुल वर्ड्स भी नहीं यूज़ करें, मतलब कि जैसे कि घमंडी या फिर तिरस्कारपूर्ण जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने अपनी स्पीच में यूज़ नहीं करे उन लोगों के लिए भी।
लेकिन बस उन्होंने अपने जो टीचिंग्स हैं उनमें उन्होंने हमेशा से एक जो डिस्क्रीट और जो बिगेन मतलब कि एक जो विवेकशाली और सौम्य था, मतलब वो चीज़ बना के रखी। बस उन्होंने ये करा है कि वो लोगों को फेयरनेस से मतलब कि एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट करा है ताकि लोग हेवन की ओर अट्रैक्ट हों। ठीक है, उनका जो एम था वो यही था। ठीक है, ताकि लोग अच्छे रास्ते पे चलें। और नरेटर बताते हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब कि कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है कोई पर्सन, तो उसे चाहे वो लो रैंक का हो या हाई रैंक का हो, मतलब कि अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, जो पार्टनर थे वो बराबर से सबको डांटते थे सही रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद, ये सब ऑब्जर्व करने के बाद हमारे जो नरेटर हैं वो कहते हैं कि इनके जैसा प्रिस्ट मतलब कोई भी नहीं है। ठीक है, और मतलब इनके जैसा परफेक्ट प्रिस्ट कहीं नहीं था। और उन्होंने मतलब कि जो पार्सन हैं उन्होंने कभी भी दिखावे के लिए या फिर मतलब उनकी कोई रिस्पेक्ट करे या फिर कोई भी एक्सपेक्टेशन रख के उन्होंने कोई काम नहीं करा। उन्होंने सिर्फ जो एक स्कॉलर की, एक जो टीचर की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंप्लीट करी। मतलब कि जो क्राइस्ट टीचिंग्स उन्होंने देनी होती थी, मतलब अपने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बस वो चीज़ दी। ठीक है, और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उन्हें। तो बेसिकली हमें इस जो पार्सन के बारे में जो हमें नरेटर ने बताया है, तो इससे हमें जो 14th सेंचुरी के अंदर जो कुछ अच्छे जो पार्सन थे उनके बारे में बताया है। और मतलब कि और ये भी बताया कि किस तरीके से एक प्रीस्ट को होना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से एक एग्जांपल दिया है कि एक प्रीस्ट को किस तरीके से होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, सो नाउ हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं अब। सो हमारा नेक्स्ट जो पिलग्रिम है उसका नाम है प्लोमैन, मतलब कि वो हल चलाने वाला था। तो इसके अंदर हमें नरेटर बताते हैं कि जो प्लोमैन था ये पार्टनर का भाई था, जिसने कि कई गाड़ियों पर गोबर लोड कर रखा था। ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें तो ही वॉज अ ट्रू वर्कर एंड अ गुड मैन, मतलब बहुत अच्छा इंसान था वो। ठीक है, जिसे शांति से परफेक्ट चैरिटी में रहना पसंद था और उसे मतलब गॉड से बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव था गॉड पे, और वो अपने पूरे दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता था गॉड से। एंड एट ऑल टाइम, चाहे वो उसका बुरा समय हो या अच्छा समय हो, वो अपने जो नेबर्स थे उनके साथ मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से बिहेव करता था। मतलब जिस तरीके से वो खुद से प्यार करता था वैसे ही अपने नेबर्स से भी प्यार करता था। ठीक है, और वो कभी कभी जो दूसरे लोग थे, मतलब जो पुअर लोग थे, उनके लिए बिना पेमेंट लिए, अगर वो उसकी पावर में है, मतलब कि वो कर सकता है किसी के लिए, तो उनके लिए वो क्राइस्ट के नाम पर एक मतलब ट्रैश, मतलब कि एक गड्ढा खोद देता था वो। ठीक है, एंड वो रेगुलरली और कम्प्लीटली उसकी जो लेबर होती थी और उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी उसका हमेशा से मतलब तीत पे करता था। ठीक है, मतलब कि उस टाइम पे चर्च में कुछ तीत पे करना होता था। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से कहें कि टैक्स। ठीक है, उस टाइप का कुछ था, तो वो पे करते थे। ठीक है, और चौसा बताते हैं कि वो अपनी स्लीवलेस जैकेट पहनकर एक मेयर पे बैठता था, मतलब मेयर मतलब एक घोड़ी के ऊपर। ठीक है, इसलिए अगर हम बात करें, ये जो प्लोमैन है ये अपने भाई की तरह ही गरीब है। ठीक है, और एक स्मॉल फार्मर है जो कि उससे मतलब सिर्फ रिश्तेदारी में मतलब कि उसका भाई है उस हिसाब से ही नहीं, बिल्कुल अपने भाई के जैसा भी है वो, मतलब बिल्कुल सिमिलर है कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, जिस तरीके से इसके भाई के मतलब जो पार्टनर है, जिस तरीके से वो इतना अच्छा इंसान है, इतना मतलब नेक दिल इंसान है, उसी तरीके से ये भी जो प्लोमैन है ये भी सबकी हेल्प करता है और सबसे मतलब प्यार से रहता है। ठीक है, तो सिमिलर कैरेक्टर है उसी की तरह ही। तो बेसिकली ये एक अनदर आइडलाइज पोर्ट्रेट है। ठीक है, जैसे कि पार्सन था वैसे ही ये प्लोमैन है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे सामने एक और आइडियल पोर्ट्रेट आता है हमारे सामने, जो कि 14th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड की जो लेबर क्लास के जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनसे बिल्कुल फार है, मतलब कि अलग है। ठीक है, और जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 1.4 के अंदर। ठीक है, सो अगर हम बात करें यहाँ पर जो चौसर का जो प्लोमैन है, मतलब जिसके हम बात कर रहे हैं अभी, तो बेसिकली वो क्या है, एक अच्छा और एक ट्रू लेबर। ठीक है, जो कि अपनी गाड़ी के ऊपर जो डंग होता है, मतलब कि गोबर होता है, वो गोबर ढोता है। ठीक है, और हमेशा परफेक्ट पीस में और चैरिटी के अंदर रहता है। और अगर हम इसकी जो लाइफ की जो जितने भी डिटेल्स बताई हैं, ऑफिस लाइफ
ये सब प्रूव करती हैं कि ये एक हॉनेस्ट वर्कर है, ठीक है, और एक डिवोट, और ये एक ट्रू क्रिश्चियन है। जस्ट जैसे कि नाइट के बारे में जैसे हमने पढ़ा था वैसे ही उसी की तरह, ठीक है। और इसका जो पोर्ट्रेट है ये इतना ज़्यादा शार्प कॉन्ट्रास्ट क्या है कि जो करप्ट मेंबर्स हैं चर्च के, ठीक है, मतलब जैसे कि मॉन्क और फ्रायर जिनके बारे में हमने पढ़ा था, तो बेसिकली जो मैन हैं ये इनको मतलब कि जिनको असलियत में ट्रू मैन होना चाहिए था, मतलब ये जिस तरीके से चर्च में काम करते हैं ये मॉन्क और फ्रायर, लेकिन ये लोग उस तरीके से ट्रू मैन नहीं है। मतलब ये लोग ये चर्च में होने के बावजूद भी, ये मॉन्क और फ्रायर होने के बावजूद भी एक ट्रू मैन नहीं है, ठीक है। रिलीजन के अंदर ये रिलीजन को सिर्फ अपने सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वेरेवर अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्लो मैन है ये एक ऑर्डिनरी सिटीज़न होने के बावजूद भी जो एक ट्रू क्रिश्चियन का जो एक आइडियल होना चाहिए, मतलब कि जो उसे करना चाहिए वो ये एक ऑर्डिनरी पीपल होकर भी कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ड्रेस की तो इसने एक टावर्ट पहनी हुई है, ठीक है, जो कि एक गारमेंट है जो कि रिसेंबल करी जाती है बाय कंट्री के जो लेबर्स होते हैं, ठीक है। और एक वो मेयर पे राइड कर रहा है, मतलब कि बैठा हुआ है, मतलब मेयर मतलब एक घोड़ी पर, ठीक है। तो बेसिकली चौसर ने इस ये जो हमारा क्रिटिकल कमेंट है इसके थ्रू हमें जो 14th सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो सोशली जो सब कुछ चल रहा था वो चीज़ें हमारे सामने लाई हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में जान लेते हैं। सो नाउ अब हमें मिलर के बारे में जानना है। तो उससे पहले चौसर हमसे कहते हैं कि ताकि हम ये ना सोचें कि ये जो पिलग्रिम्स की लिस्ट है ये एंडलेस है, तो अब बताते हैं चौसर कि अब बस कुछ ही पिलग्रिम्स के बारे में और जानना है हमें। तो उनके एक साथ नाम बताते हैं चौसर। एक तो रीव है, दूसरा एक मिलर है, और तीसरा समनर एंड पार्टनर, और एक म्यूनिसिपल, और जो चौसर हैं वो खुद, ठीक है। तो ये पिलग्रिम्स बचे हैं। इनके अलावा और कोई नहीं है। हमें सबसे पहले मिलर का डिस्क्रिप्शन दिया है। मिलर के बारे में ज़्यादातर इन्होंने जो उसकी फ़िज़िकल डिटेल्स है वो बताई हैं, ठीक है, पूरी। तो बेसिकली मिलर के बारे में बताया है कि ये एक शॉर्ट फेलो नीडर है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा अपनी मसल्स से भी स्ट्रॉन्ग है और अपनी मतलब जो इसकी बोन्स है वो भी बहुत बड़ी हैं, तो उनसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और इसकी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो भी कई बार प्रूव हो चुकी है, क्योंकि ये रेसलिंग के अंदर हमेशा प्राइज़ लाता है। एंड ही वॉज स्टॉकी, ब्रॉडली बिल्ट एंड अ लार्ज फ्रेम फेलो, मतलब कि ये अच्छी कद काटी, मतलब बड़े कद काटी का था और अच्छा खासा मोटा ताजा, मतलब इतना ताकतवर था ये इंसान, ठीक है। और बताते हैं कि ऐसा कोई भी डोर नहीं था जिसे ये तोड़ ना सके, मतलब कि उसकी हिंग्स को ये तोड़ ना सके, और मतलब अपने हेड से, मतलब कि अपने सिर से उन दरवाज़ों को भी तोड़ देता था ये, ठीक है। मतलब इतनी इसके अंदर ये पावर बताइए, इसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ बताइए। और उसकी दाढ़ी की बात करें तो उसकी रेड कलर की दाढ़ी थी, ठीक है, जैसे कि फॉक्स के बाल होते हैं। एंड मोर एवर इट वॉज अ ब्रॉड एज अ थॉट इट वॉज स्पेड, मतलब कि वो जैसे कोई कुदाल होती है उस तरीके से इतना ज़्यादा मतलब बड़ा और चौड़ा टाइप का, मतलब मोटा कह सकते हैं उसे, ठीक है, इतना बड़ा आदमी था वो, ठीक है। और उसकी जो नोज़ थी उसके ऊपर एक वर्ड था, मतलब कि एक काला मस्सा था जिसके ऊपर स्टफ ऑफ हेयर था, मतलब कि बालों का गुच्छा था, ठीक है। जैसे कि एक 100 के ईयर्स होते हैं जिसके अंदर रेड रेड ब्रिसल्स होते हैं निकले हुए, ठीक है, उसी तरह से मतलब इसे कंपैरिजन कराया गया। इसकी जो नाक के ऊपर जो मस्सा है उसके अंदर से जो बाल निकल रहे हैं वो बिल्कुल उस तरीके से लग रहे हैं। एंड इसकी नोस्ट्रिल्स ब्लैक एंड वाइड है। एंड बताया गया है कि इसके पास एक सॉर्ड है और एक शील्ड है साइड में इसके हाथ में, ठीक है। और इसका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा है, जैसे कि एक फर्नेंस होती है, ठीक है, उसकी तरह एकदम बड़ा है ये इसका मुंह। और ये मतलब एक मुंहफट टाइप का आदमी है, लाउड माउथ टाइप का, ठीक है। और ये हमेशा ज़्यादातर अश्लील बातें करता है, मतलब गंदी बातें करता है। और मोस्टली इसकी जो बातें होती हैं वो पाप से भरी होती हैं, ठीक है। और बताया गया है कि ये अच्छी तरीके से जानता था कि हाउ टू स्टील कोन, मतलब कि कोन को किस तरीके से चुराना है, और उसी चुराए हुए कोन से मतलब 3 बार पेमेंट लेनी है उसकी, ठीक है। और उसके पास फिर भी एक गोल्ड का थंब था, ठीक है, बताते हैं। और उसने एक वाइट कोट और ब्लू हुड पहन रखी थी, और उसे पता था कि किस तरीके से बैक पाइप को बजाया जाता है, मतलब किस तरीके से फूंक मार के उसे बैक पाइप को बजाना होता है। और साथ ही साथ नरेटर ये भी कहते हैं उसके बाद वो उन सबको टाउन में से बाहर ले गया था, ठीक है। तो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में बात करते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट जो पिलग्रिम है वो है मैंसिपल। सो नाउ नरेटर बताते हैं कि एक टेम्पल यानी लॉ स्कूल का एक अच्छा म्यूनिसिपल था ये, ठीक है, जो उन लोगों के लिए एग्जांपल था जो लोग प्रोविजंस और फूड स्टफ्स को बाय करते हैं। मतलब कि उनके लिए इस तरीके से एग्जांपल था, क्योंकि वो जानता था कि किस तरीके से जो फूड स्टफ्स है उनको किस तरीके से खरीदना है, मतलब ख़रीदने में समझदारी कैसे बरती जाए, ठीक है। और क्योंकि चाहे वो मतलब कैश पेमेंट करे या फिर उधार ले सामान, वो हमेशा ही इस तरीके से ख़रीदता था कि मतलब कि वो अपनी ख़रीदारी पर ध्यान देता था ताकि वो हमेशा आगे रहे और गुड कंडीशन के अंदर रहे हमेशा, ठीक है। सो नाउ हमारे जो नरेटर हैं वो इसकी समझदारी को देखते हुए कहते हैं कि ये गॉड ग्रेस ही हो सकता है, मतलब कि भगवान की कृपा हो सकती है, ठीक है। मतलब भगवान की कृपा से संभव हो सकता है कि मतलब ये अनएजुकेटेड होते हुए भी, मतलब ये अनएजुकेटेड मैन भी उनसे, मतलब जो लर्न मैन है, मतलब कि जो विद्वान लोग हैं उनसे भी ज़्यादा इसके अंदर इंटेलिजेंस है, जिसकी वजह से ये मतलब कि उनसे भी आगे है, ठीक है। वो बताते हैं कि उनके पास 3 गुना से भी ज़्यादा मास्टर्स थे जो लॉ के एक्सपर्ट थे और उसमें स्किलफुल थे, ठीक है। एंड इनमें से 1 दर्जन मास्टर्स उस घर में ऐसे थे जो इंग्लैंड में रहने वाले किसी भी लॉर्ड के लिए रेंट और लैंड के मैनेजर, मतलब कि जो वहाँ की स्टेट के जो मैनेजर होते हैं, ठीक है, होने के वर्दी थे, मतलब कि होने के योग्य थे वो। और उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि अपनी वेल्थ पर, मतलब कि उनके खुद के वेल्थ से ऑनर के साथ और बिना किसी डेप्थ के, मतलब कि बिना किसी कर्ज के, जब तक कि वो मतलब पागल ना हो, ठीक है, और मतलब जीने या अगर वो चाहे तो अपने इकोनॉमिकली तरीके से भी जीने में, मतलब वो एबल था, ठीक है। और इसके अलावा भी किसी भी इमरजेंसी के टाइम और एक्सीडेंट के टाइम, मतलब कि एक्सीडेंट में मदद करने के लिए भी वो कैपेबल था, ठीक है। फिर भी इसके बावजूद भी इस म्यूनिसिपल ने उन सबको बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। सो इतना हमें चौसन ने इसके बारे में बताया है। तो बेसिकली चौसन ने हमें इसका जो ये पोर्ट्रेट बताया है पूरा, ये इस तरीके से बताया है कि उन्होंने डायरेक्टली अटैक करा है इसकी जो चीटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब जो इस म्यूनिसिपल के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है कि ये मतलब कितना भी समझदार, कितना भी अमीर हो, उसको भी ये बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है। इसके अंदर इतनी समझदारी है किस तरीके से डिसीव करना है लोगों को, ठीक है, और किस तरीके से बाइंग करनी है और किस तरीके से उनसे क्रेडिट लेना है। सो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हमें चौसन ने बताई हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है इसकी कि मतलब इसके अंदर जो एबिलिटी है चीटिंग करने की, ठीक है, तो ये इस चीज़ को चौसन ने एक गॉड ग्रेस बताया है इसके लिए। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम के बारे में देख लेते हैं। सो नाउ हमारा नेक्स्ट जो पिलग्रिम है वो है रीव। सो नाउ नरेटर हमें बताते हैं रीव के बारे में। रीव एक पतला सा एक क्लोरिक मैन था, मतलब कि गुस्से वाला, ठीक है, गुस्से वाला आदमी था। उसकी दाढ़ी बहुत छोटी थी, ठीक है, और उसके जो बाल थे, उसके बाल, उसके जो ईयर्स हैं, उसकी ईयर के आसपास बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे। और उसके जो फ्रंट के बाल थे वो बिल्कुल जैसे किसी प्रीस्ट के बाल होते हैं, मतलब प्रीस्ट के आगे से छोटे छोटे बाल होते हैं, उसी तरीके से प्रीस्ट की तरह ही छोटे छोटे कटे हुए थे। और उसके पैर जो थे वो बहुत ही लंबे और पतले से थे, ठीक है, और जैसे कि डंडा होता है उसी की तरह उसके पैर थे, ठीक है। और वो ग्रेनरी और कोनविन, मतलब कि अनाज के जो गोदाम हैं और मकई, मतलब मकई के जो डिब्बे थे उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करना अच्छी तरीके से जानता था। और कोई भी उससे ज़्यादा मतलब बढ़िया कोई भी ऑडिटर नहीं था, मतलब उससे ज़्यादा बेटर नहीं था कोई भी। और वो ये बात हमेशा बता सकता था कि चाहे सूखे के साथ साथ वो बारिश के टाइम पे भी उसका जो ग्रेनरी की जो पैदावार, मतलब कि अनाज की पैदावार कितनी होगी, ये वो बता सकता था। और उसके जो मालिक थे, मतलब कि लॉर्ड जो थे उसके लॉर्ड की जो शिप्स थी और कैटल थी और जो डेयरी काओ, पिग, हॉर्स और उसकी मुर्गियाँ पूरी तरह से रीव के कंट्रोल में थी। और अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो तब से हिसाब रखता है जब से उसके जो मालिक हैं उनकी जो उम्र थी वो 20 साल थी, ठीक है। और ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो उसे एरियर में पा सके, मतलब कि बकाया, मतलब कि जो उधार जिसके पास होता है, ठीक है, उसके पास उधार नहीं रहता था। और वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब कि चाहे वो फार्मर हो
या फिर हर्ट्समैन या फिर कोई भी मतलब फार्म का लेबर हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी चालाकियों के बारे में और बीट्रे के बारे में, मतलब कि विश्वासघात के बारे में उसे ना पता हो, ठीक है। मतलब वो सारी जानकारी रखता था, तो इसी वजह से वो सब उससे इस तरीके से डरते थे जैसे कोई वो ब्लैक डेथ हो या प्लेग हो। एंड उसका घर जो था वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक घास के मैदान में था, ठीक है, जहाँ पर हरे भरे पेड़ थे और जो कि मतलब छाया देते थे, ठीक है। और वो अपनी जो लॉट थे, मतलब उसके जो लॉट थे उनसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉपर्टी परचेस कर सकता था। और अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी उसे सारी सुविधाएं मिल रही थी, ठीक है, मतलब कि सेक्रेटरी उसे सारी सुविधाएं दी गई थी, ठीक है। और वहाँ पे अच्छी तरीके से जानता था वो कि किस तरीके से अपने लॉर्ड की ही प्रॉपर्टी देकर और उधार देकर उसे कैसे खुश करा जा सकता है। और उसे लॉर्ड से थैंक यू के साथ साथ एक कोट और एक हुड भी मिला, ठीक है। एंड नरेटर ये भी बताते हैं कि उसने अपने यूथ टाइम में बहुत अच्छा काम सीखा था, वो एक अच्छा क्राफ्टमैन और कारपेंटर था, ठीक है। एंड नरेटर बताते हैं वो एक बहुत अच्छे घोड़े पर बैठा था जिसके ऊपर मतलब ग्रे कलर के धब्बे थे, ठीक है, और जिसे स्कॉट कहा जाता है, ठीक है, जो घोड़ा है उसको स्कॉट कहा जाता है जिस पर वो बैठा है, ठीक है। और उसने, अगर हम बात करें क्या कपड़े पहन रखे थे, उसने एक डार्क ब्लू कलर का एक लंबा और भारी कोट पहना हुआ था, ठीक है। और उसके साइड में उसने एक जंग लगी हुई तलवार ले रखी थी। ये रीव नॉरफॉक का था, जो एक टाउन के पास था जिसे लोग बॉडेसवल भी कहते थे, ठीक है। और इसने अपने कोट को ऊपर उठाया हुआ था और एक फ्रायर की तरह बेल्ट बांधा हुआ था इसने। एंड नरेटर कहते हैं ही रोड एज द लास्ट ऑफ द कंपनी, मतलब कि वो मतलब एक दल के जो लास्ट पर्सन होता है, ठीक है, लास्ट पर्सन की तरह सवार था, ठीक है। तो इतना सब कुछ बताया है हमें इसके बारे में। सो नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम को देखते हैं। सो नाउ हमारे नेक्स्ट जो पिलग्रिम है वो है समनर। सो नाउ नरेटर हमें समनर के बारे में बताते हैं। समनर के बारे में बताते हैं कि उसका जो फेस था वो बिल्कुल फायर की तरह रेड था, ठीक है, लाइक अ चेरब। और क्योंकि उसके जो पूरा फेस था, उसके पूरे फेस पे पिंपल्स थे, ठीक है, पूरा उसका फेस फुल ऑफ पिंपल्स था, ठीक है। और उसकी नैरो आइज थी और वो एकदम मतलब स्पैरो की तरह लस्टफुल एंड लेचरस था, ठीक है। और उसकी ब्लैक स्कवी ब्रोज थी, मतलब कि आईब्रोज, ठीक है। और उसकी स्कैंटी बियर्ड, मतलब कि छोटी छोटी दाढ़ी थी जिसकी वजह से बच्चे उससे डरते थे, ठीक है। और उसके पास मतलब ना तो कोई मरकरी थी, ना लेड ऑफ मोनोक्साइड, और ना ही सल्फर, बोरेक्स या फिर वाइट लीड, और ना ही कोई ऑयल ऑफ टार्टर, ठीक है। और कोई ऑइंटमेंट कुछ भी नहीं थी जो कि उसके वाइट पिंपल्स को और कर्स को क्लीन कर सके, ठीक है। एंड ही लव टू ईट गार्लिक, ऑनियन एंड लीक्स। और उसे जो रेड मतलब कि रेड वाइन होती है, ठीक है, जो ब्लड की तरह एकदम रेड वाइन होती है, वो पीना पसंद है। एंड देन वो बोलना और चीखना स्टार्ट करता था पागलों की तरह, ठीक है। और जब वो पूरी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से ड्रंक हो जाता था और वो अच्छी तरीके से पी लेता था, उसके बाद वो सिर्फ लैटिन के अंदर बोलता था, मतलब कि लैटिन लैंग्वेज यूज़ करता था वो सिर्फ उस टाइम पे। और साथ ही साथ वो कुछ लीगल टर्म्स भी जानता था क्योंकि उसने 2-3 कुछ डिग्रीज ले रखी थी, मतलब उसने कुछ कोर्स वगैरह करे थे जिसकी वजह से वो कुछ लीगल टर्म्स जानते थे और उसने कुछ सुन भी रखे थे, ठीक है। तो इस टाइम पे नरेटर ये पॉइंट आउट करता है कि हम सब जानते हैं कि जैसे एक जय वॉल्टर कहता है उसी तरीके से एक पॉप भी कह सकता है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर ये उसने एग्जांपल दिया है नरेटर ने कि इसमें ये जो बोल रखा है कि इसे लीगल टर्म्स भी आते थे और इसने कुछ कोर्सेज भी करे थे, बट ये मतलब जहाँ पर रहता था वहाँ पे ये वर्ड्स उसने सुन रखे थे तो वो सुनता रहता था। तो इस तरीके से वो ये बोलना चाहता है नरेटर कि जिस तरीके से एक जो है वॉल्टर बोल सकता है वैसे ही मतलब पॉप भी बोल सकता है, मतलब कि सुनकर तो कोई भी बोल सकता है, ठीक है। तो बट इफ़ एनी वन नो हाउ टू एग्जामिन हिम, मतलब कि अगर कोई उसे और ज़्यादा परखना चाहता है, मतलब ये जो समनर है इसे, तो उससे ही से मतलब उसे ये पता चलेगा कि ये जितना भी इसने पढ़ा है वो सब इसने मतलब वेस्ट कर दिया है, मतलब सब कुछ भूल गया है ये, ठीक ना। अब वो पूरा दिन बस चिल्लाता है और वो सिर्फ अब एक रास्कल मतलब एक बदमाश और एक
काइंड मैन है, मतलब एक दयालु इंसान है, ठीक है। नरेटर कहते हैं कि शायद लोगों को उससे ज़्यादा बेटर कोई फेलो ना मिले, मतलब कोई साथी ना मिले, ठीक है। अगर हम बात करें तो नरेटर हमें बताते हैं कि वो एक फॉर अ क्वार्ट ऑफ वाइन, मतलब कि एक क्वार्ट ऑफ वाइन के लिए वो अपनी गुड फेलो को भी, मतलब कि अपने जीवन साथी को भी, किसी को भी मतलब 12 महीने के लिए एज अ मिस्ट्रेस बना के रखने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। एंड वो ये भी जानता था कि हाउ टू सीड्यूस अ गर्ल। एंड अगर वो किसी भी गुड फेलो को ढूंढ लेता, मतलब अच्छे साथी को ढूंढ लेता है, देन वो उसे सिखाता है कि किसी भी कर्ज से मत डरो, मतलब एक्स कम्युनिकेशन से मत डरो, ठीक है। कि अनलेस अ मैन सोल वर इन हिज पर्स, मतलब कि जब तक एक आदमी की सोल उसके पास है, जब तक वो मतलब उसे पनिश नहीं करा जा सकता, उसे सिर्फ उसके पर्स के थ्रू मतलब पनिश करा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ वो कहता है, लेकिन बीच बीच में नरेटर हमें मतलब इंटरवेंस करके बताते हैं कि जो समनर है वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई गिल्टी मैन है तो उसे एक्स कम्युनिकेशन मतलब कि कर्ज से डरना चाहिए उतना ही, क्योंकि वो उतना ही ज़्यादा एक्स कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जितना कि हम माफ़ी मांग कर बच सकते हैं, उतना ही अगर हम एक्स कम्युनिकेशन से नहीं डरेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि पनिशमेंट तो मिलकर रहेगी, ठीक है। एंड वो उसे सिग्निफिकेट मतलब कि जो रिटर्न ऑर्डर हैं इम्प्रिजमेंट के, उनसे भी बिहेवियर कराता है, ठीक है। एंड नरेटर बताता है कि जो समनर है, समनर के कंट्रोल में जितने भी वहाँ की जो यंग पीपल है वो सब उसके कंट्रोल में थे, क्योंकि वो उन सब का सीक्रेट जानता था और वो उनका साथ साथ एडवाइज़र भी था, ठीक है। और उसने अपने सिर पर एक गार्लैंड पहन रखी थी, मतलब एक माला पहन रखी थी, जो कि इतनी बड़ी थी जैसे कि मान लो कि कोई शराब खाने के बाद उसे किसी खंबे के ऊपर लटकाया गया हो, इस तरीके से बताया गया है। एंड साथ ही साथ उसने एक राउंड केक से अपने लिए एक शील्ड बना रखी थी, ठीक है। नाउ हम अपने नेक्स्ट पिलग्रिम को जान लेते हैं। अब हमारा लास्ट वन जो है पार्टनर। सो नाउ अब नरेटर हमें पार्टनर के बारे में बताते हैं, तो वो उसके बारे में बताते हैं। विथ हिम देयर रोड अ फाइन पार्टनर ऑफ राउंसिवल, मतलब कि उसके साथ राउंसिवल का एक अच्छा पार्टनर सवार था, ठीक है, जो कि उसका एक अच्छा दोस्त था और मतलब उसका साथी था वो, जो सीधा रोम से आया था। और वो बहुत ही लाउडली मतलब लाउड आवाज़ में गाना गाता था, ठीक है। और वो मतलब ये गाना गाता था, बता रहे हैं कम हिटर लव टू मी, मतलब कि यहाँ आओ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसा करके कुछ गाना होगा। सो ये बता रहे हैं। और उसके साथ समनर, जो हमने पहले पीछे पढ़ा है, समनर ने भी उसके साथ गाना गाया, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वॉइस में, ठीक है। उसने भी गाना गाया, यहाँ तक कि एक ट्रम्प मतलब कि ट्रम्प से भी ज़्यादा, मतलब ट्रम्प की भी इतनी शानदार आवाज़ नहीं होती जितना अच्छा उन्होंने गाया, ऐसा करके बता रहे हैं हमें नरेटर। एंड नरेटर बताते हैं ये जो पार्टनर है, इस पार्टनर के बाल एकदम वैक्स की तरह पीले और स्मूथ थे, ठीक है, जैसे कि एक बंडल ऑफ फ्लैक्स हो, ठीक है, जो मतलब बंडल ऑफ फ्लैक्स लटक रहा हो उसकी तरह। और उसके बाल छोटे छोटे, मतलब उसके बाल जो थे वो स्ट्रैंड्स मतलब लट बनी हुई थी उसके बालों की, ठीक है, लटों में लटके हुए थे और उसके कंधों पर फैले हुए थे वो, लेकिन वो बहुत ही पतले पतले और एक एक करके मतलब उसके पूरे में मतलब ऐसे बिखरे हुए थे उसके बाल। और उसने मतलब फ़न के लिए हुड नहीं पहन रखा था, बल्कि उस हुड को अपने बैग के अंदर एक बंडल बना के रखा हुआ था, ठीक है। और उसे लगता था कि वो अपने अनटाइडिड मतलब कि खुले बालों के साथ लेटेस्ट स्टाइल में राइड करता है, और अपनी टोपी को छोड़कर वो अपनी पूरी तरीके से मतलब अपने सिर को खाली रखकर मतलब बिना कवर करे राइड करता था, ठीक है, ताकि वो स्टाइल में लगे। और उसकी आंखें बिल्कुल खरगोश की तरह चमक रही थी, ठीक है। और उसने अपनी टोपी पर एक वेरोनिका बना रखी थी, एंड उसके सामने उसकी गोद में उसका बैग रखा हुआ था, ठीक है। और वो जो बैग था उसमें जो रोम से वो फ्रेशली पार्डन्स लाया था वो भरे हुए थे उसमें, ठीक है। और उसकी आवाज़ की बात करें तो उसकी आवाज़ बिल्कुल एक गॉड की तरह, मतलब गॉड जितनी छोटी थी। और उसके पास दाढ़ी नहीं थी, मतलब कि उसका फेस जो था वो पूरा क्लीन था, मतलब उसके ऊपर दाढ़ी नहीं थी, ठीक है। और मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी रिसेंटली शेव करा हो। लेकिन उसकी क्राफ्ट के बारे में बात करें तो बारविक से लेके वेयर तक ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं था, ठीक है, उसके जैसा। एंड देन नरेटर बताते हैं कि उसके पास एक पिलो केस था जो कि
वो बता रहा था कि वो क्लेम कर रहा था कि ये उसकी लेडी का वेल, मतलब कि उसका घूंघट है, मतलब उसकी लेडी का। एंड उसने ये भी कहा था कि उसके पास एक सेल का पीस भी है जो सेंट पीटर के पास था जब वो सी पर गया था, जब तक कि जो जीसस क्राइस्ट हैं उन्होंने उसे बचा नहीं लिया था। एंड वो ये भी बताता है कि उसके पास एक ब्रास लाइक अलॉय से बना हुआ एक क्रॉस भी था जो कि पूरी तरीके से स्टोन से कवर था। एंड उसके पास एक ग्लास जार था जिसके अंदर उसके पास पिग्स की बोन्स थी, ठीक है। और वो ये कहता है कि इन ये जो जितनी भी चीज़ें इसके पास रिलिक्स, इनकी वजह से वो मतलब वो ये इतना एबल था कि वो एक दिन में एक पुअर पर्सन से इतना पैसा कमा सकता है जितना कि एक पर्सन 2 महीने के अंदर कमाता है, ठीक है। तो चौसा कहते हैं कि इस तरह इसने दिखावटी चापलूसी और ट्रिक्स से उसने उस पर्सन और जो बाकी लोग थे जनरल उन सबको बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। लेकिन एंड में मैं आपको बता देता हूँ, मतलब कि नरेटर कहता है ये बात कि वे चर्च का एक नोबल ऑफिशियल था, ठीक है, जो कि अच्छी तरीके से जानता है कि किसी लेसन या फिर स्टोरी को कैसे पढ़ी। बट वो सबसे ज़्यादा जो अच्छा गाता था वो ऑफरटरी गाता था, ठीक है, ऑफरटोरी, जो मतलब वहाँ पे एक सॉन्ग हुआ करता था इंग्लैंड के अंदर उस टाइम पे। सो वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से गाया करता था क्योंकि वो जानता था कि वो सॉन्ग जब भी गाया जाता था ही मस्ट प्रीच एंड स्मूदन, मतलब कि उसकी स्पीच में स्मूथनेस होनी चाहिए फॉर टू विन सिल्वर एज। वो अच्छी तरीके से इस बात को जानता था कि किस तरीके से करना है ये, ठीक है। और इसी वजह से वो उसे और ज़्यादा मतलब लाउडली और बहुत अच्छी तरीके से गाया करता था, ठीक है। सो पार्टनर के बारे में इतना ही बताया है ना। हमने सभी पिलग्रिम्स के बारे में जान लिया है। कंक्लूज़न ये है कि हमें सारी पिलग्रिम्स के बारे में डिस्क्राइब करने के बाद नरेटर हमसे आगे बोलता है कि वो मतलब वहीं पे आपको ले जाना चाहता है। मतलब स्टार्टिंग में जब नरेटर ने हमसे ये बोला था कि साउथबर्ग के अंदर वो रुका हुआ है और उसने मतलब जब वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल आया, ठीक है, 29 लोगों का, तो वहाँ पर किस तरीके से वो उन लोगों के पास गया और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, ठीक है। तो वो हमें ऐसे सपोज करने के लिए मतलब इमेजिन करने के लिए बोल रहा है कि हमें ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि जो नरेटर है वो उन लोगों के पास बात करने के लिए गया और उनसे इंफॉर्मेशन निकाली, ठीक है, उनके मतलब हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। जैसे कि हमने पिलग्रिम्स के बारे में बताया, मैंने आपको वो जितना भी पिलग्रिम्स के बारे में बताया तो नरेटर ने उन सब के बारे में ये इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो इन दीज लाइंस ये हमें इन्फॉर्म करता है, मतलब आगे हमें बताता है नरेटर कि किस तरीके से रात को ही मतलब जब वो लोग वहाँ पे साउथबर्ग के अंदर रुके हुए थे तो उन लोगों ने किस तरीके से प्लान बनाया था वहाँ पर कि हम मतलब इतना लंबा रास्ता है, कैंटरबरी तक जाना है सबको साथ में, तो टाइम पास के लिए मतलब कि सबका टाइम भी बीत जाए और वो अपने कैंटरबरी तक पहुंच भी जाएं आराम से, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग प्लान करते हैं कि हम एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो वो हमें बताता है इसके बारे में कि किस तरीके से उन्होंने प्लान करा था स्टोरी टेलिंग गेम के बारे में, ठीक है। और वो सबसे पहले हमें जो होस्ट है मतलब इनके जो होस्ट हैं साउथबर्ग के अंदर उनका डिस्क्रिप्शन देता है और डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से उन्होंने एक ड्रॉ करा, मतलब लॉटरी टाइप बनाई कि किसके नाम पर लॉटरी निकलेगी, वो सबसे पहले कहानी सुनाएगा। तो सबसे पहले नाइट के नाम पे निकली थी तो नाइट को पहले कहानी सुनाई थी। तो सो हाउ दे ऑल मतलब फाइनली उन लोगों ने पूरा सेटअप करके उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो हंसी खुशी अपने पिलग्रिमेज के लिए निकल लिए। तो आगे की जो कहानी है मतलब जो पार्टनर्स टेल है वो सारी कहानी मैं आपको अपने नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ, मतलब 3rd पार्ट लाऊंगी मैं इस चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए। तो अभी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों। सो आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको पार्ट 3 में सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। सो नाउ मैं कहना चाहती हूँ अगर आपने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।